एपिसोड 186। सीईओ मल्होत्रा। यहाँ हर कोई फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में लंबे समय से काम कर रहा है। कई लोग तो 10 साल से ज़्यादा समय से यहाँ हैं। भले ही बॉस बदल गया हो, लेकिन फैक्ट्री के लिए उनकी फीलिंग्स वही हैं और कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। पंकज का चेहरा एक खतरनाक मुस्कान से भर गया। अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो वो जाए, लेकिन जो लोग जाना नहीं चाहते उन्हें ज़बरदस्ती मत निकालो। सीईओ मल्होत्रा, हम सब यहाँ के लोकल लोग हैं और अगर हमारी फीलिंग्स को सचमुच ठेस पहुंची तो ये फैक्ट्री यहाँ चल नहीं पाएगी। शायद तुम्हें फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। पंकज के शब्दों में खुली धमकी थी। या तो तुम फैक्ट्री को शिफ्ट करने में ढेर सारा पैसा खर्च करो और हमें पीछे छोड़ दो, या फिर एक भी कर्मचारी को निकालने की मत सोचो, वरना तुम्हारी फैक्ट्री यहाँ नहीं चल पाएगी। कई लोग हंगामा करने लगे, जिससे माहौल एकदम शोरगुल से भर गया। हंगामा करने वालों में ज़्यादातर वो लोग थे जिनका फैक्ट्री में हिस्सा था और जिन्हें निकाले जाने की सबसे ज़्यादा आशंका थी, जबकि बाकी लोग ज़्यादातर डरे हुए थे। उन्हें निकाले जाने का डर था और वो इस दबाव को झेल नहीं पा रहे थे। लेकिन इतने सारे लोगों के एक साथ इकट्ठा होने से माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। करण को चिंता हुई कि प्रियंका इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगी, और वो मुस्कुराते हुए बोला, आज कुछ नया सीखा। एक बॉस को लूटना काफ़ी नहीं था क्या? अब तुम नया बॉस भी लूटना चाहते हो? छी, मैंने बेशर्म लोग तो देखे, लेकिन इतने बेशर्म कभी नहीं देखे। पंकज की नज़र करण पर पड़ी और उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये नौजवान कहाँ से आया? तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? हट जाओ। विशाल, अपने आदमी को कंट्रोल करो। विशाल को उम्मीद नहीं थी कि करण अचानक बोल पड़ेगा, लेकिन उसने सोचा कि करण फैक्ट्री में नया है और नए बॉस के सामने अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहता है। वो करण को पीछे खींचकर उसे बेतुकी बातें करने से रोकना चाहता था, लेकिन पंकज के शब्दों ने विशाल को गुस्सा दिला दिया। मुझे डांट रहे हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? भले ही तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन हम दोनों एक ही लेवल पर हैं। तुमसे कौन डरता है? करण मेरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का है। अगर उसे डांटना है तो वो मैं करूँगा। तुम्हें क्या हक है उसे डांटने का? विशाल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठकर आराम से बात करो। हड़ताल करके और हंगामा मचाकर क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पंकज, तुम बोल सकते हो तो हम भी बोल सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि फैक्ट्री तुम्हारी जागीर है? पंकज को उम्मीद नहीं थी कि विशाल उसे जरा भी इज्जत नहीं देगा, और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, विशाल, तुम तो जल्दी ही चापलूसी करने लगे। विशाल ने आंखें तरेरते हुए कहा, बॉस मुझे सैलरी देता है और मैं उसके लिए काम करता हूँ। इसमें गलत क्या है? या फिर तुम मेरी सैलरी देने वाले हो? करण ने विशाल की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, बढ़िया डायरेक्टर विशाल, तुमने अपनी राह चौड़ी कर ली। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के ओमित ने तंज कसते हुए कहा, डायरेक्टर विशाल, इतना घमंड मत करो। हो सकता है तुम भी छटनी की लिस्ट में हो। इन सालों में फैक्ट्री की ये हालत है कि इसका दामन साफ है। क्या तुम इतनी आसानी से अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे हो? विशाल ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नियम से काम करता हूँ। हर एंट्री एग्जिट, हर ऑर्डर, हर गाड़ी का हिसाब है। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जिनके खाते साफ नहीं हैं और जिन्हें जांच का डर है। प्रियंका ने जोर से कहा, कीड़े मकोड़ों को साफ करना जरूरी है, वरना मैं ढेर सारा पैसा खर्च करके फैक्ट्री शिफ्ट करूंगी, सबको निकाल दूंगी और नए कर्मचारी रखूंगी। मैं अपनी फैक्ट्री में कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओमित ने हंसते हुए कहा, सीईओ मल्होत्रा, कॉन्ट्रैक्ट में 30% की लिमिट लिखी है, ये मत भूलो, वरना तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दोगी और पेनल्टी बहुत भारी होगी। प्रियंका ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं सबको निकालना चाहूं तो प्रेसिडेंट चेन से बात करके, उन्हें कुछ पैसे देकर और एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन करके। क्या तुम्हें लगता है कि वो, जो पहले ही शिमला में सेटल हो चुके हैं और तुम लोगों के शोषण की वजह से फैक्ट्री बेच चुके हैं, तुम्हारी परवाह करेंगे? क्या तुम सोचते हो कि आज यहाँ इकट्ठा होकर मुझे डरा सकते हो? यहाँ मौजूद लोगों में से कुछ ने फ़ायदा उठाया है और जाना नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग सिर्फ रिश्तों की वजह से शर्मिंदगी में यहाँ आए हैं। मैं तुम्हें याद दिला दूं, जब बाकी लोग ढेर सारा पैसा कमा रहे थे तब उन्होंने तुम्हें हिस्सा नहीं दिया। अब जब मुसीबत आई तो अचानक उन्हें तुम याद आ गए। सोचो, अगर इन कीड़े मकोड़ों को अभी निकाल भी दिया जाए तो वो फिर भी आराम से जी लेंगे। लेकिन अपने बारे में सोचो, अगर तुम इनकी वजह से निकाले गए तो क्या तुम्हें इतनी अच्छी जॉब फिर से मिलेगी? प्रियंका की आवाज़ ठंडी थी और उसमें खतरनाक इरादा था। मैं वादा करती हूँ, जो लोग 1 मिनट के अंदर यहाँ से चले जाएंगे और अपनी पोस्ट पर वापस लौटेंगे, अगर उन्होंने पहले कीड़े मकोड़ों की तरह बर्ताव नहीं किया तो वो फैक्ट्री में रह सकते हैं। अगर किया है तो उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं उसका पीछा नहीं करूंगी। डायरेक्टर विशाल। विशाल खड़ा हो गया, उसकी आवाज़ साफ और तेज थी। हाँ। प्रियंका की नज़र सामने खड़े हर शख्स पर पड़ी और उनकी आवाज़ में दम था। 1 मिनट बाद तुम अपने मोबाइल से उन सभी की तस्वीरें लो जो यहाँ रह गए हैं,
फिर मैं एक एक करके सबकी जांच करूंगी। अगर किसी ने कानून तोड़ा तो हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे और हर एक को जवाबदेह ठहराएंगे। प्रियंका के बोलते ही भीड़ में हंगामा और तेज हो गया। 10 सेकंड बाद पहला शख्स भीड़ से निकल गया, दूसरा, तीसरा, जैसे बांध टूट गया हो और लोग एक के बाद एक चले गए और घनी भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। पंकज और उसके साथी थोड़े घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका इतनी सख्ती से फैसला लेगी। वे सोच रहे थे कि वो जवान और भोली है और उसे थोड़ा डराया जा सकता है। वे गलत थे। पंकज और बाकियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए अपने आसपास की घबराहट को दबाने की कोशिश की। 1 मिनट बाद सैकड़ों की भीड़ में से सिर्फ 20-30 लोग बचे थे। विशाल ने बिना वक्त गंवाए क्लिक करके बचे हुए सभी लोगों की तस्वीरें ले लीं। प्रियंका ने ठंडे लहजे में कहा, तुम सब बर्खास्त हो, घर जाओ और अगले नोटिस का इंतजार करो। पंकज ने तंज कसते हुए कहा, सीईओ मल्होत्रा, तुम हमें कोई रास्ता नहीं छोड़ रही हो। प्रियंका ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम लोग ही हद पार कर रहे हो। मैंने तुम्हें इस्तीफा देने का मौका दिया था लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। अब मुझे गंभीर होने के लिए दोष मत दो। पंकज ने हंसते हुए कहा, सीईओ मल्होत्रा, तुम शिमला में बड़ी हस्ती हो सकती हो लेकिन ये चंडीगढ़ है, शिमला नहीं। ये हमारा इलाका है। अगर तुम गंभीर होना चाहती हो तो पहले देख लो कि तुममें वो काबिलियत है भी या नहीं। पंकज ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल किया, आ जाओ। विशाल के चेहरे पर थोड़ा तनाव दिखा। पंकज, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पंकज ने तंज कसते हुए कहा, सीईओ मल्होत्रा को दिखाना चाहता हूं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि वो हमें आसान टारगेट न समझे। प्रियंका ने बाहें चढ़ाकर ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, मुझे दिखाओ कि तुममें क्या दम है। पंकज ने हंसते हुए कहा, तो अच्छे से देख लो। दूर से इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और ढेर सारी मोटरसाइकिलें नजदीक आने लगीं। हर मोटरसाइकिल पर 2 नौजवान थे जिनके हाथों पर टैटू थे और वो साफ तौर पर लोकल गुंडे लग रहे थे। उनके हाथों में बेसबॉल बैट थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एक बड़ा ट्रक जिसमें ईंटें लदी थीं फैक्ट्री के गेट पर रुका और रास्ता ब्लॉक कर दिया। ड्राइवर गाड़ी से कूदा और नाटकीय ढंग से चिल्लाया, अरे, गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। अब क्या करें? आसपास के टैटू वाले नौजवानों ने अकड़कर हंसना शुरू कर दिया। ये फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री नहीं है क्या? अंदर ढेर सारे कर्मचारी होंगे, उन्हें बुलाओ, गाड़ी हटाने में मदद करें। अभी के लिए यहीं छोड़ दो, बाद में किसी को बुलाकर ठीक करवाएंगे। अगर कोई इसे टो करके ले गया तो? हाँ, देखते हैं कौन टो करने की हिम्मत करता है। दूर से प्रियंका ने ठंडे लहजे में कहा, तो यही है तुम्हारा तरीका? पंकज ने गर्व से जवाब दिया, सीईओ मल्होत्रा, तुम्हारी फैक्ट्री यहाँ चल पाएगी या अच्छा बिजनेस कर पाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब राजी हैं या नहीं। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास ढेर सारे कर्मचारी हैं। अगर हर दिन कुछ कर्मचारी अचानक पिट जाएं, तो क्या वो काम पर आने की हिम्मत करेंगे? मेरे एक फ़ोन कॉल से मैं तुम्हारी फैक्ट्री के लोगों को बाहर निकलने से रोक सकता हूँ, सामान अंदर बाहर करने की तो बात ही छोड़ो। तुम्हारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। अरे, एक दिन में कितना नुकसान होगा। सामान डिलीवर न करने की पेनल्टी तो अलग से है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। प्रियंका ने पंकज को घूरते हुए कहा, तुम इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो, सिर्फ रहने के लिए तो नहीं, है ना? पंकज ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मैं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सीईओ मल्होत्रा को ये पसंद नहीं आएगा। ऐसे में, जैसा तुम चाहती हो, हम इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन हमने इस फैक्ट्री के लिए इतना कुछ किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए? प्रियंका ने शांत लहजे में पूछा, कितना चाहिए? पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, 2 मांगें। पहला, पुरानी बातों को भूल जाओ और हमारे पिछले कामों की जांच मत करो। दूसरा, हम सबके इस्तीफे के लिए मुआवजे के तौर पर सीईओ मल्होत्रा, कृपया 10 करोड़ रुपए दो। हमारी संख्या को देखते हुए ये ज़्यादा नहीं है, सबके बीच बांटने पर ज़्यादा नहीं आएगा, और हम सब मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि अगर तुम मुआवजे का हिसाब लगाओ तो भी हमें बहुत कुछ मिलना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता? प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा, तुम लोग सचमुच जोंक जैसे हो। प्रेसिडेंट चेन को तुम लोगों की वजह से फैक्ट्री बेचनी पड़ी और अब भी तुम और पैसे ऐंठना चाहते हो। पंकज अपनी अकड़ में रहा, सीईओ मल्होत्रा, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, बस ये बताओ कि तुम राजी हो या नहीं। अमित ने चुटकी लेते हुए कहा, मल्होत्रा ग्रुप इतना बड़ा बिजनेस है, वो इसे अफोर्ड कर सकता है। तुम तो नहीं चाहोगी कि इतनी मेहनत से खरीदी गई फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री यहाँ सड़ जाए, है ना? प्रियंका ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा चेहरा भले ही बदसूरत हो लेकिन सोच तो बहुत खूबसूरत है। पंकज का चेहरा गंभीर हो गया, सीईओ मल्होत्रा, क्या तुम मना कर रही हो और आखिरी दम तक लड़ना चाहती हो? प्रियंका ने पंकज को घूरा, फिर विशाल को निर्देश देने के लिए मुड़ी, गेट पर रास्ता रोक रही गाड़ी को हटाओ। विशाल थोड़ा हिचकिचाया। विशाल को बाहर से भर्ती किया गया था और वो लोकल नहीं था।
स्वाभाविक रूप से उसे पंकज और बाकियों का गुंडों जैसा बर्ताव पसंद नहीं था, लेकिन वो जानता था कि ऐसे लोकल दबंगों से निपटना कितना मुश्किल है। एक बाहरी शख्स भला इतने सारे लोकल लोगों से कैसे लड़ सकता है। करण आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, सेक्शन चीफ, मुझे ट्राई करने दो। विशाल का चेहरा बदल गया और उसने करण को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच इतना आगे बढ़ना चाहते हो नौजवान? ये लोकल गुंडे बहुत ताकतवर हैं, वे गैंग से जुड़े हैं। अगर तुमने उनके साथ पंगा लिया तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं। सीओ मल्होत्रा, मैं जाकर देखता हूँ, प्रियंका ने गंभीरता से कहा। हम सब साथ चलते हैं। विशाल ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर जल्दी से इशारा किया और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाया। सीईओ मल्होत्रा की सुरक्षा करो। पंकज और बाकी लोग उनके पीछे पीछे गेट तक गए। वो देखना चाहते थे कि प्रियंका गेट पर मौजूद गुंडों से कैसे निपटती है। क्या वो गुस्से में चिल्लाएगी और रोएगी? विशाल जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और साथ ही धीरे से डांटते हुए बोला, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये लोग लोकल गुंडे हैं और उनके पास गैंग्स हैं। इनसे पंगा लेना बहुत खतरनाक है। तुम बस काम कर रहे हो, अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है। करण ने धीरे से जवाब दिया, बॉस का पैसा ले रहे हैं तो उनका काम करना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, अपनी जान नहीं दे रहे, बस अपना बेस्ट दो। ये लोग छूने से बाहर हैं। विशाल ने निर्देश दिया, बाद में जल्दबाजी मत करना। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अगर बात बन गई तो ठीक है, वरना जबरदस्ती मत करना, वरना तुम आसानी से बाहर पिट जाओगे। करण ने धीमे स्वर में पूछा, तो ये गुंडे इतने अकड़ में हैं और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कुछ करता ही नहीं? विशाल ने करण को घूरते हुए कहा, क्या करें? इन लोगों के पास कोई घातक हथियार नहीं है, बस कुछ डंडे हैं। इनके लिए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार भी कर लिया तो जल्दी छूट जाएंगे। ये लोग बदमाश हैं और इनके पास तुम्हें परेशान करने के ढेर सारे तरीके हैं। ऑफिशियल चैनल से इनके खिलाफ कुछ करना बेकार है। करण ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यहाँ का इन्वेस्टमेंट माहौल इतना खराब है कि ये गुंडे इतने बेलगाम हैं? विशाल ने सिर हिलाया, सांप का रास्ता होता है, चूहे का भी। गुंडों को भी कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं। आमतौर पर लोकल बिजनेस या बड़े बॉस कुछ पैसे प्रोटेक्शन फी के तौर पर या दोस्ती के लिए दे देते हैं। वो रकम बिजनेस के लिए ज़्यादा नहीं होती और मुसीबत के वक्त मदद भी मिल सकती है। सीईओ मल्होत्रा यहाँ नहीं है और उन्हें यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। उनका ऑफिशियल तरीका यहाँ शायद काम न करे। जब तक उनके पास बहुत मजबूत कनेक्शन न हो तब तक वो ऑफिशियल तरीकों से इन गुंडों को चेतावनी देने या साफ करने के लिए किसी को नहीं ला सकती। इतने में वे गेट पर पहुंच चुके थे। विशाल ने एक बार फिर याद दिलाया, मेरे इशारे पर काम करना और कुछ भी जल्दबाजी में मत बोलना। करण ने तुरंत सहमति जताई, ठीक है। विशाल ट्रक के पास गया और उसका बोनट थपथपाते हुए बोला, यहाँ का इंचार्ज कौन है? एक 30 साल का शख्स काली टी शर्ट में, जिसके हाथों पर टैटू थे, एक भारी मॉडिफाइड मोटरसाइकिल पर टिका हुआ था और ठंडे लहजे में बोला, मुझसे बात करो। विशाल बाहर आया और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, शॉन्टू, प्रेसिडेंट चेन का पहले सनेश के साथ अच्छा रिश्ता था। सबके बीच कोई दिक्कत नहीं थी। तुम अचानक मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हो? शॉन्टू हंसा, प्रेसिडेंट चेन उदार थे तो सनेश ने उन्हें इज्जत दी, लेकिन अब प्रेसिडेंट चेन जा चुके हैं तो उन्हें इज्जत देने की जरूरत नहीं। मैंने सुना कि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री बिक गई है और नया बॉस यहाँ है। सनेश ने मुझे भेजा है कि मैं उनसे मिलूं और जान पहचान बनाऊं। विशाल ने गंभीरता से कहा, जान पहचान बनाने का ये तरीका नहीं होता। पहले अपनी गाड़ी हटाओ, अपने भाइयों को हटने बोलो, फिर मैं तुम्हें बॉस से मिलवाऊंगा। शॉन्टू टस से मज नहीं हुआ। उसकी नज़र दूर खड़ी प्रियंका पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। ये खूबसूरत महिला फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की नई बॉस होगी, है ना? प्रियंका ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। प्रियंका अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बातों का इन बदमाशों पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि ये उन्हें और भड़का सकता है। शांत रहकर देखना बेहतर था। अगर विशाल इन्हें हैंडल नहीं कर पाया तो करण अभी भी था। बंदूक और चाकू वालों को भी करण ने आसानी से हैंडल कर लिया था, तो ये डंडे वाले छोटे मोटे गुंडे तो कुछ भी नहीं थे। करण के साथ पहले हुए उस खूनी जानलेवा हादसे के बाद प्रियंका को इन गुंडों से जरा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि ये लोग करण के लेवल के आसपास भी नहीं हैं। प्रियंका की ठंडी नज़रों और बेपरवाह रवैये ने शॉन्टू के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। अपने छोटे से गैंग के सामने उसकी कितनी बेइज्जती हो रही थी। विशाल ने गंभीरता से कहा, ये हमारी बॉस हैं, सीईओ मल्होत्रा। शॉन्टू, हमें थोड़ा सम्मान दो। पहले अपनी गाड़ी हटाओ, अपने भाइयों को हटने बोलो और फैक्ट्री बाद में सनेश से बात करेगी। शॉन्टू ने विशाल पर तंज कसते हुए कहा, सम्मान? तुम बस एक सिक्योरिटी गार्ड हो जो गेट पर पहरा देता है, तुम्हारा सम्मान इतना बड़ा नहीं है। अपनी बेइज्जती मत करवाओ। विशाल का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये तो पूरी तरह बेइज्जती थी। शॉन्टू, तुम सनेश के लिए बस एक चेहरा हो, इतना अकड़ मत दिखाओ। क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो?
शॉन्टू का अकड़ा हुआ चेहरा गायब हो गया और उसका चेहरा और गहरा हो गया। लगता है कि डायरेक्टर विशाल कहलाने से तुम अपने आप को कुछ समझने लगे हो। ठीक है, देखते हैं तुम में कितना दम है। विशाल भी गुस्से में आ गया। आ जाओ, एक एक करके भिड़ लो, देखते हैं तुम में कितना दम है। करण हैरान रह गया। क्या उसने नहीं कहा था कि हमें झगड़े से बचना चाहिए? क्या उसने नहीं कहा था कि ये लोग छूने से बाहर हैं? फिर इतनी जल्दी इतना भड़क कैसे गया? क्या सैनिकों का गुस्सा इतना तेज होता है? करण ने जल्दी से विशाल को पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, काफी टाइम हो गया, मैंने कोई फाइट नहीं की, मेरे हाथ खुजली कर रहे हैं। सेक्शन चीफ, तुम आराम करो, मुझे पहले जाने दो। विशाल हैरान रह गया और आश्चर्य से बोला, तुम सचमुच जाना चाहते हो? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत लो, मैं फाइट में बहुत अच्छा हूं, कभी हारा नहीं। सेक्शन चीफ, मुझे ये मौका दिखाने दो। विशाल ने करण का हाथ पकड़ा, तुम सीरियस हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि इसका क्या अंजाम हो सकता है? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। करण शॉन्टू के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक मौका है, जल्दी से अपने लोगों को हटाओ और गाड़ियां यहां से ले जाओ, वरना पिट जाओगे। विशाल हैरान रह गया, ये लड़का इतना अकड़ क्यों दिखा रहा है? पीछे से देख रही प्रियंका के होंठ हल्के से मुड़े। ये नतीजा उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं था। अगर वो जानलेवा फाइट्स को इतनी आसानी से हैंडल कर सकता है तो ये छोटे मोटे गुंडे तो करण के सामने बस पिटने की चीज है ना? पंकज और बाकियों ने आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखा, हैरान होकर। क्या ये लड़का पागल हो गया है? क्या उसे सामने खड़े लोगों की भीड़ दिखाई नहीं दे रही जिनके हाथों में हथियार हैं? क्या उसे पिटने का डर नहीं है? क्या उसे लगता है कि अगर वो शॉन्टू को हरा देगा तो वो सबको हरा देगा? शॉन्टू भी हैरान था और फिर जोर से हंसने लगा, ये लड़का पागल है। वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ना? मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे पिटने का डर है। आसपास के दर्जनों लोग जोर जोर से हंसने लगे, उनके शब्दों में मजाक भरा था। वे करण को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बेवकूफ हो। लेकिन करण गंभीर रहा, सिर हिलाते हुए और ट्रक को थपथपाते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, गाड़ियां यहां से हटाओ, वरना हाहा। वरना क्या तुम कहना चाहते हो कि इसका अंजाम मुझे भुगतना पड़ेगा? शॉन्टू अकड़कर करण के पास आया, भले ही तुम अच्छा लड़ सको, हिम्मत है तो मुझे अभी मारकर दिखाओ, जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरे सारे भाई। शॉन्टू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि करण ने उसका गला पकड़ लिया और उसे आगे खींच लिया। शॉन्टू का सिर पहले से ही झुका हुआ था, लेकिन करण के खींचने से वो आगे लुढ़का और उसका सिर ट्रक के सामने जोर से टकराया, जिससे तेज आवाज हुई। शॉन्टू इतनी जोर से टकराया कि उसे चक्कर आने लगे। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने गाली दी, तू। धड़ाम। शॉन्टू गाली पूरी भी नहीं कर पाया था कि करण ने फिर से उसका गला पकड़ा और उसका सिर ट्रक के सामने पटक दिया। पूरा मूवमेंट तेज और साफ था, बिना किसी हिचकिचाहट के। इससे शॉन्टू की बाकी बातें रुक गईं, उसकी माथे की चोट से खून बहने लगा और वो बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। सब लोग इस सीन से हैरान रह गए। क्या ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है? उसने सीधे एक्शन ले लिया। किसी का सिर पकड़कर गाड़ी पर पटक देना, खून निकाल देना, ये तो बहुत क्रूर है ना? शॉन्टू इतना पिट गया था कि वो चिल्लाया, उस पर हमला करो। क्या तुम सब मुझे मरते हुए देखने वाले हो? जो लोग पहले जोर जोर से हंस रहे थे वो अब होश में आए और अपने बेसबॉल बैट्स उठाकर करण की तरफ दौड़े। कमीने, मारो उसे। उसने भाई शॉन्टू को मारा, उसे खत्म करो। सबसे आगे वाला एक नौजवान बेसबॉल बैट उठाकर करण पर वार करने वाला था, लेकिन करण ने जरा भी बचाव नहीं किया। इसके बजाय उसने शॉन्टू का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने क्षैतिज रूप से उठा लिया। धड़ाम। बेसबॉल बैट शॉन्टू के हाथ पर जोर से लगा और वो दर्द से चिल्लाया, कमीने, देखकर मारो। जिस नौजवान ने शॉन्टू को मारा वो हैरान रह गया। उसने तो करण को निशाना बनाया था, फिर भाई शॉन्टू को कैसे मार दिया? इसी बीच एक बड़ी भीड़ करण की तरफ दौड़ी, हर कोई अपने बेसबॉल बैट्स उठाकर उस पर वार करने को तैयार था। करण ने अपनी पीठ ट्रक के सामने टिकाई, शॉन्टू का गला पकड़ा और उसे अपने सामने खींच लिया, जिससे उसने कई जोरदार वार झेल लिए। शॉन्टू दर्द से चिल्लाता रहा, जबकि हमलावर भी डर गए। अगर वे भाई शॉन्टू को मारते रहे तो मुसीबत हो जाएगी। उस एक पल की हिचकिचाहट में करण ने अपने दाहिने हाथ से एक बेसबॉल बैट पकड़ लिया और एक झटके और घुटने के प्रहार से एक शख्स अपने पेट को पकड़कर जमीन पर गिर गया। बेसबॉल बैट अब करण के हाथ में था। उसने इसे लापरवाही से घुमाया और एक ही बार में कई हमलावरों को गिरा दिया। इसी बीच विशाल एक एंटी रायट फोक लेकर आगे बढ़ा और करण के पास मौजूद एक नौजवान को उड़ा दिया। उसने उल्टे हाथ से फोक घुमाया और एक और शख्स की कमर पर प्रहार किया। एक शख्स ने विशाल पर बगल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक उड़ता हुआ बेसबॉल बैट उसे लगा और वो जमीन पर गिर गया। इस समय पीछे खड़े कुछ लोग देख चुके थे कि हालात उनके खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए वे अपनी कमर में छिपे चाकुओं के साथ दौड़े।
करण ने तंज कसते हुए शॉन्टू को पकड़ा और उसे उन हमलावरों की तरफ क्षैतिज रूप से फेंक दिया। हमलावर तैयार नहीं थे और शॉन्टू से टकराकर जमीन पर गिर गए। करण ने फिर से एक बेसबॉल बैट उठाया और आगे बढ़ा। जो भी उठने की कोशिश कर रहा था उसे उसने तेजी और साफ सुथरे तरीके से मार गिराया। जब करण शॉन्टू के पास वापस लौटा तो उसके आसपास कोई खड़ा नहीं था। करण ने शॉन्टू की तरफ देखा, क्या सनेश नाम का कोई बॉस नहीं है? जल्दी उसे बुलाओ, प्रोटेक्शन फी के बारे में बात करते हैं। पंकज और बाकी लोग करण को आतंकित होकर देख रहे थे, उनके चेहरे पर अविश्वास था। करण ने अकेले ही इतने सारे लोगों को आसानी से ढेर कर दिया और खुद को एक खरोंच भी नहीं आई। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। ये शख्स कहाँ से आया? उन्होंने पहले कभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में इतने ताकतवर शख्स के बारे में नहीं सुना था। प्रियंका का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह छिपा नहीं था। पिछली बार जब उसने करण को एक्शन में देखा था तब खून और मौत का माहौल था, जो बहुत डरावना और उत्तेजक था, जिसमें जरा भी सुंदरता नहीं थी। अब दिन के उजाले में करण को इन गुंडों को आसानी से ढेर करते देख वो बहुत कूल लग रहा था। विशाल भी हैरान था, उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं, बहुत दबंग। उसने इतने हल्के में जिसे बुलाया था वो ऐसा शख्स निकला, इतनी स्किल के साथ। कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह सावधानी नहीं थी, बल्कि एक लापरवाह आत्मविश्वास था। शॉन्टू का सिर टूट चुका था, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उसे अनगिनत डंडे पड़े थे और उसकी कमर पर उसके ही एक साथी का चाकू लग गया था। वो बहुत दयनीय लग रहा था। जमीन पर लेटे हुए शॉन्टू ने करण की तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, लड़के तुम बहुत अच्छा लड़ लेते हो, लेकिन बस इंतजार करो। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जाओ और बुलाओ। शॉन्टू ने अपना मोबाइल निकाला, करण को गुस्से से घूरते हुए कॉल किया, बॉस हम फेल हो गए। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का एक लड़का बहुत ताकतवर है, हम में से दर्जनों लोग पिट गए। हाँ, फैक्ट्री के गेट पर। ठीक है बॉस। शॉन्टू ने फोन काटा, उसकी नज़र करण पर थी, जिसमें गुस्सा भरा था। लड़के बस इंतजार करो, सनेश लोग लेकर अभी आ रहा है, उम्मीद है कि तुम बाद में भी इतना ही अच्छा लड़ पाओ। करण ने लापरवाही से बेसबॉल बैट फेंक दिया, एक सिगरेट निकाली, एक विशाल को दी, फिर अपनी सिगरेट जलाई, धुआं छोड़ा और हंसते हुए बोला, ठीक है मैं इंतजार करता हूँ, उससे प्रोटेक्शन फी की बात करूंगा। विशाल ने सिगरेट ली, उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। तुमने मुझे पहले सच नहीं बताया है ना? इस तरह की स्किल सामान्य मिलिट्री ट्रेनिंग से नहीं आती है ना? करण ने हंसते हुए कहा, मैंने बचपन से अपने बड़ों के साथ कुछ मूव्स प्रैक्टिस किए हैं। विशाल को अचानक समझ आया, वो करण के पास गया और धीरे से बोला, शॉन्टू का बॉस इस इलाके का गैंग लीडर है, ढेर सारा बिजनेस करता है, उसके पास पैसा और लोग हैं। एक कॉल से वो आसानी से दर्जनों लोगों को यहाँ ला सकता है। जब बाद में ज्यादा लोग आएंगे, अगर हालात ठीक नहीं लगे तो तुम भाग जाओ और वापस मत आना। करण ने बगल की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, सेक्शन चीफ तुम सचमुच मेरे लिए सोच रहे हो? विशाल ने आह भरी, आखिर तुमने मुझे सेक्शन चीफ बुलाया है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। और तुम लोकल नहीं हो, अगर तुम भाग जाओ और यहाँ से चले जाओ तो ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। करण ने पूछा, और तुम? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुमने ही इनसे फाइट की है, मैंने तो बस बाजू में खड़े होकर तमाशा देखा, तो मेरे लिए ज्यादा मुसीबत नहीं होगी। करण हंसा, ठीक है अगर हालात बिगड़ गए तो मैं भाग जाऊंगा। विशाल ने सिर हिलाया, सिगरेट का कश लिया, थोड़ा चिंतित लग रहा था और याद दिलाया, मेरी बात को हल्के में मत लेना। ये लोग क्रूर हैं, भले ही वो तुम्हारी जान न लें, लेकिन तुम्हारी नसें काटकर तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर सकते हैं, और तुम अभी जवान हो तो अपना ख्याल रखो। ठीक है, करण ने आसानी से वादा किया, फिर पीछे छिपे हुए बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा। सेक्शन चीफ तुम तो आगे बढ़े, लेकिन बाकी किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। विशाल ने लापरवाही से हंसा, वे ज्यादातर लोकल हैं, तो उनका कदम न उठाना नॉर्मल है। उन्हें दोष मत दो, अगर कुछ गलत हुआ तो हम भाग सकते हैं, लेकिन वे नहीं भाग सकते। करण ने सिर हिलाया, हम बस काम कर रहे हैं, अपनी जान नहीं बेच रहे, मैं समझता हूँ। विशाल ने पूछा, और तुम? इतनी छोटी सी सैलरी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल लेना वाकई बात है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मेरे हाथ बस फाइट के लिए खुजली कर रहे थे, और वैसे भी इतने सारे मर्द एक औरत को बुली कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। विशाल ने अंगूठा दिखाया, भाई तुम सच्चा मर्द हो। करीब 10 मिनट बाद सड़क पर अचानक कुछ हलचल हुई, एक के बाद एक गाड़ियां आईं, सेडान, मिनीवैन, ऑफ रोड गाड़ियां वगैरह। गाड़ियां फैक्ट्री के बाहर सड़क पर रुकीं और जैसे ही दरवाजे खुले, लोहे की रॉड्स लिए हुए लोग बाहर निकले और इकट्ठा हो गए। इतने सारे लोग थे, घने में इकट्ठे, जिन्होंने पूरे फैक्ट्री गेट को घेर लिया। करण और विशाल इस घेरे के बीच में बैठे थे। करण की नज़र भीड़ पर पड़ी, इतने सारे लोग दिन के उजाले में काफ़ी अकड़ दिखा रहे हैं।
विशाल बहुत घबराया हुआ था और धीरे से बोला, ये सब लोहे की रॉड्स लिए हुए हैं। अगर रात होती तो शायद चाकू और खंजर लिए होते। करण रिलैक्स दिखा। वो सनेश नाम का शख्स कहाँ है? विशाल की नज़र दूर खड़ी एक काली मर्सिडीज बेंज पर पड़ी। वो शायद उस गाड़ी में है। करण ने मर्सिडीज बेंज की तरफ देखा और तंज कसते हुए कहा, क्या बड़ा रौब है, सब लोग यहाँ हैं और वो अभी भी गाड़ी से नहीं उतर रहा, क्या किसी के न्योते का इंतजार कर रहा है? विशाल ने धीरे से कहा, वो शायद सबके इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा है। उसे अपने और अपने लोगों के लिए इज्जत बचानी है तो जाहिर है उसे बड़ा तामझाम चाहिए, वरना वो बाकियों को कंट्रोल कैसे करेगा? गाड़ियां लगातार आ रही थीं और लोग उनसे उतरकर घेरा बनाने वाली भीड़ में शामिल हो रहे थे। सब लोग करण को गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे, जिससे माहौल काफ़ी डरावना हो गया था। विशाल ने गला घोंटते हुए धीरे से कहा, अब क्यों नहीं भाग लेते? इतने सारे लोग हैं, भले ही वे हथियार न इस्तेमाल करें और बस खड़े रहें, तुम्हें इन्हें मारने में बहुत समय लगेगा। करण ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, लोग कितने भी हों, सनेश तो एक ही है। उसे पकड़ लो, सब खत्म। विशाल हैरान रह गया, लीडर को पकड़कर चोर को पकड़ना। करण ने ये नहीं बताया कि वो शायद इस सड़क पर मौजूद हर शख्स को बिना किसी दिक्कत के हरा सकता है, और हंसते हुए सिर हिलाया, हाँ। विशाल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह एक तरीका है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। और अगर तुमने उसे जबरदस्ती हार मानने पर मजबूर भी कर दिया तो वो अगली बार तुमसे बदला ले सकता है। करण हंसा, अगर वो नहीं डरता तो मुझे क्यों डरना चाहिए? अगर वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता है और मुझे मार नहीं पाता तो अंत में वो ही मरेगा। देखते हैं कौन किससे डरता है। विशाल ने करण को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा, तुम में सचमुच हिम्मत है। फैक्ट्री के अंदर प्रियंका की भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आंखों में चिंता थी। उसे यकीन था कि करण की फाइटिंग पावर बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ लोग बहुत ज़्यादा थे। अगर सचमुच फाइट शुरू हो गई और हालात बेकाबू हो गए तो करण मुसीबत में नहीं पड़ जाएगा। उसने करण की तरफ देखा, लेकिन पाया कि वो विशाल के साथ हंसते बात करते हुए रिलैक्स दिख रहा था, बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं। उसके पास कोई तरीका होगा, है ना? अगर नहीं तो वे और पैसे दे सकते हैं। इन लोगों ने इतना बड़ा तामझाम सिर्फ पैसे के लिए ही तो किया है ना? प्रियंका को पंकज और बाकियों की मंशा समझ आ चुकी थी। वे वाकई अब रहना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे ही चले जाना भी नहीं चाहते थे। वे अपने जटिल लोकल रिश्तों का फ़ायदा उठाकर उससे पैसे ऐंठना चाहते थे। और ये सनेश, वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी ताकत दिखाना चाहता था ताकि उसे प्रोटेक्शन फ़ी देने के लिए मजबूर कर सके। ये दोनों ग्रुप अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे से मिले हुए थे और उनका मकसद उसे लूटना था। जाहिर है वे उसे एक मोटी भीड़ समझ रहे थे। पंकज और बाकी लोग देख रहे थे कि लोग और ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान थी। लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, है ना? इतने सारे लोग हैं, अगर हम सब एक एक डंडा मारें तो तुम मर जाओगे। देखते हैं अब तुम कितना अकड़ते हो। सनेश ने इतने सारे लोगों को बुलाया है, लगता है कि आज वो प्रियंका से ढेर सारा पैसा ऐंठने वाले हैं। सब लोग चर्चा कर रहे थे, तभी काली मर्सिडीज बेंज का दरवाजा खुला। जुंतू अपने चिकने बालों के साथ गाड़ी से उतरा। उसके लंबे बाल पीछे बंधे हुए थे और उसने काली टी शर्ट पहनी थी। उसके गले में एक सिल्वर चेन थी जिस पर एक क्रॉस लटक रहा था। जुंतू ने सनग्लासेस पहने थे और हाथ में सिगार था। वो आराम से चला और जैसे ही वो आया, भीड़ ने रास्ता दे दिया, अपने बॉस के लिए इज्जत दिखाते हुए। वो आ गया। विशाल घबराते हुए खड़ा हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो शायद डर दिखा रहा है, तो उसने बुदबुदाया, इस शख्स में तो बहुत अकड़ है। करण बस हंसा, कुछ बोला नहीं। उसकी नज़र में ये तथाकथित बॉस शॉन्टू से ज़रा भी अलग नहीं था, जो जमीन पर पड़ा था। करण उसे एक हाथ से आसानी से हरा सकता था। जुंतू करण से 4-5 मीटर दूर रुका, गुंडों की भीड़ के बीच में खड़ा था। उसने अपने सिगार से करण की तरफ इशारा किया, लड़के, तुम बहुत अच्छा लड़ लेते हो। पता नहीं मेरे सारे लोग तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे कि नहीं। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग तो बहुत हैं, लेकिन सब सड़े हुए आलू और याम की तरह हैं। चाहे कितने भी हों, सब बेकार हैं। जुंतू जोर से हंसने लगा, ठीक है, तुम में हिम्मत तो है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनमें दम हो। लड़के, सिक्योरिटी गार्ड बनने का कोई फ्यूचर नहीं है। मेरे लिए काम क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें हर महीने 2 लाख दूंगा। क्या कहते हो? उसके शब्दों पर अनगिनत लोग करण को जलन भरी नज़रों से देखने लगे। 2 लाख महीना, यानी साल का 2.4 करोड़। 2 साल काम करो और तुम पूरा घर कैश में खरीद सकते हो। करण हंसा, तुम्हें कुछ पता नहीं। मेरे दादाजी 60 की उम्र में सिक्योरिटी गार्ड थे और मैं 20 की उम्र में बन गया, 40 साल का सफ़र बचा लिया और सीधे जिंदगी की चोटी पर पहुंच गया। समझे? तुम्हारा चेहरा कितना बड़ा है वैसे। आसपास के लोग हैरान रह गए। उसने मना कर दिया, मना करो तो करो, लेकिन ये जिंदगी की चोटी और शॉर्टकट की बातें क्या हैं? क्या तुम सिर्फ जुंतू को उकसाने के लिए मजे ले रहे हो?
जैसा कि उम्मीद थी, जुंतू का चेहरा और गहरा हो गया। इतने सारे मातहतों के सामने करण ने उसका मजाक उड़ाया, जिससे उसकी बॉस वाली इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। जुंतू ने उदासीनता से कहा, ठीक है, अगर तुम तैयार नहीं हो तो हमारे पास बात करने को कुछ नहीं बचा। तुमने मेरे लोगों को चोट पहुंचाई और मुझे पहले उनके लिए ये पिटाई का हिसाब बराबर करना है, फिर हम और बात करेंगे। भाइयों, इसे पीटो, जो इसे अपाहिज कर देगा मैं उसे 10 लाख दूंगा। आसपास के लोगों की आंखें चमक उठीं। सबने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए और करण को ऐसे देखने लगे जैसे वो नकदी का ढेर हो। करण ने होंठ बिचकाए, मैं बस 10 लाख का हूं। कितना कंजूस है, और अपने आप को बॉस कहता है। शर्मनाक। जुंतू का चेहरा और गहरा हो गया, तब तक आंसू नहीं बहाओगे जब तक ताबूत न देख लो। उम्मीद है कि तुम्हारा मुंह बाद में भी इतना तेज रहेगा। इसे पकड़ो। जैसे ही सारे गुंडे अपनी लोहे की रॉड्स लेकर करण की तरफ दौड़े, तभी भीड़ के पीछे से एक जोरदार कार का हॉर्न बजा। सब लोग चौंक गए और सहज रूप से पीछे मुड़कर देखने लगे। एक काली एक्सटेंडेड रोल्स रॉयस भीड़ के पीछे दिखी, धीरे धीरे एक शिकारी शार्क की तरह सरकती हुई। जहां भी रोल्स रॉयस जाती है वो सबका ध्यान खींच लेती है, और यह एक्सटेंडेड वर्जन तो और भी दबंग था। जहां रोल्स रॉयस दिखती है वहां उसे अनाउंस करने की जरूरत नहीं, भीड़ अपने आप रास्ता दे देती है। ये सीन ऐसा था जैसे गहरे समुद्र में मछलियों का घना झुंड एक शार्क के लिए रास्ता छोड़ देता है। रोल्स रॉयस फैक्ट्री के गेट पर रुकी और एक बॉडीगार्ड पैसेंजर साइड से उतरा और पीछे का दरवाजा खोला, जिससे आयुष, जो कैजुअल कपड़ों में था, बाहर निकला। आयुष की नज़र भीड़ पर पड़ी और करण के चेहरे पर टिकी, जो लोगों से घिरा हुआ था, और उसकी आंखें हल्की सी चमकीं। करण ने हल्के से सिर हिलाया। आयुष तुरंत समझ गया। उसने अपनी नज़र करण से हटाकर प्रियंका पर डाली, जो पीछे बाहें चढ़ाए खड़ी थी, तमाशा देख रही थी। वो प्रियंका की तरफ चला और हंसते हुए बोला, सीईओ मल्होत्रा, ये सारा हंगामा क्या है? प्रियंका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे करण से पहले ही आयुष के डिनर इनविटेशन के बारे में पता था, इसलिए उसका आना कोई सरप्राइज नहीं था। मिस्टर आयुष, फैक्ट्री के कुछ परजीवियों ने बाहरी लोगों से मिलकर मुझे नया समझकर ठगने की कोशिश की। वे मुझसे ढेर सारा पैसा ऐंठना चाहते हैं, उसने कहा। आयुष हंसा। सीईओ मल्होत्रा से पैसे ऐंठने की कोशिश? ये लोग सचमुच अंधे हैं और मुसीबत मोल ले रहे हैं। आयुष के शब्द सुनकर पंकज और बाकी लोग, जो पहले अकड़ दिखा रहे थे, अचानक सख्त हो गए और उनकी आंखों में डर दिखने लगा। एक्सटेंडेड वर्जन रोल्स रॉयस का मालिक कौन हो सकता है? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये ताकत और स्टेटस का प्रतीक है। क्या इस शख्स का प्रियंका से कोई कनेक्शन है? जब आयुष करण और विशाल के पास से गुजरा, उसने उनकी तारीफ की। इतने सारे लोगों से घिरे होने के बावजूद तुम इतने कूल हो। तुम सच्चे हीरो हो, जैसे बॉर्डर पर वॉरियर। करण हंसा। आप बहुत तारीफ कर रहे हैं मिस्टर आयुष। आयुष मुड़ा और उसकी नज़र जुंतू पर पड़ी, जो सनग्लासेस पहने और सिगार पकड़े हुए कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साफ तौर पर थोड़ा तनाव में था। ये तुम्हारे लोग हैं? उसने पूछा। जुंतू को थोड़ा असहज महसूस हुआ। हाँ, आप कौन हैं? आयुष ने हाथ हिलाया। बस छोड़ दो, और भविष्य में फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री से पंगा मत लेना, वरना मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। इतने सारे मातहतों के सामने जुंतू अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा था। उसने गहरे स्वर में पूछा, अगर आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं, तो पहले अपनी पहचान बताइए, वरना मैं आपकी बात क्यों मानूं? आयुष हंसा। इज्जत बचानी है ना? लोग कभी कभी सचमुच सस्ते हो जाते हैं, जब इज्जत दी भी जाए तो लेने से इनकार कर देते हैं। आयुष ने सिर झुकाया और इशारा किया। आयुष के पीछे चल रहे बॉडीगार्ड ने आगे कदम बढ़ाया और जुंतू की तरफ बढ़ा। जुंतू के दो मातहतों ने बॉडीगार्ड का रास्ता रोकने की कोशिश की। तुम क्या करने की कोशिश? शख्स अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बॉडीगार्ड उसके पास पहुंचा, उसे पकड़ा और जोरदार घुटने का प्रहार किया। फिर उसने उल्टे हाथ से एक और शख्स का कलाई पकड़ा, जो उस पर चाकू से वार करने की कोशिश कर रहा था, और उसे जोर से मोड़ दिया। उस शख्स की कलाई पीछे की तरफ तेजी से मुड़ी, साफ तौर पर टूट चुकी थी। जुंतू का चेहरा बदल गया और वो कुछ कहने ही वाला था कि बॉडीगार्ड उसके पास पहुंचा, उसे पकड़ा और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक। जुंतू का बायां गाल तुरंत सूज गया और उसके सनग्लासेस उड़ गए। चटाक। बॉडीगार्ड ने उल्टे हाथ से एक और थप्पड़ मारा और जुंतू का दायां गाल सूज गया। उसके मुंह के कोनों से खून की धाराएं दिखने लगीं। बॉडीगार्ड ने जुंतू को खींचकर आयुष के सामने लाया, उसके पैरों के पीछे लात मारी और उसे आयुष के सामने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया। भले ही जुंतू के ढेर सारे माथा हथियार लिए हुए थे, लेकिन रोल्स रॉयस की मौजूदगी ने सब पर एक दबाव डाल दिया था। एक दूसरे को देखते हुए वे एक पल के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आयुष की नज़र भीड़ पर पड़ी और वो हंसा। तुम बॉस के तौर पर थोड़ा फेल हो। तुम पिट रहे हो और इतने सारे लोग तुम्हें बचाने के लिए आगे भी नहीं आ रहे। जुंतू बेवकूफ़ नहीं था। जो शख्स इतने सारे लोगों के सामने उसे पीटने की हिम्मत कर सकता था और जिसके पास 100 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ी थी, वो जाहिर तौर पर कोई मामूली शख्स नहीं था।
आपको क्या बुलाऊं, सर? आयुष हंसा। मेरा सरनेम चटर्जी है, आयुष चटर्जी। कभी मेरा नाम सुना है? जुंटू का चेहरा एकदम से मृत सा हो गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना छलकने लगा। उसकी पीठ, जो सीधी थी, अचानक झुक गई। आयुष चटर्जी, वो चंडीगढ़ के बड़े शख्सियतों में से एक था। अगर आयुष एक विशाल शार्क था जो चंडीगढ़ के पानी में तैर रही थी, तो जुंटू बस किसी कोने में बगल में चलने वाला एक केकड़ा था। मेरे भगवान, इस औरत का आयुष से कनेक्शन है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने आयुष का नाम लिया होता तो मेरे पास 8 और हिम्मतें भी होती, तब भी मैं तुम्हारी फैक्ट्री के मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं करता। पैसे ऐंठने की तो बात ही छोड़ो। पंकज और बाकियों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए और उनकी आंखों में अवर्णनीय डर था। हम फंस गए। हमने सचमुच अब लोहे की चट्टान पर पैर मार लिया। वो आयुष चटर्जी है। कुछ लोग निराशा में जमीन पर बैठ गए, जबकि बाकियों के पैर कांप रहे थे। उन्हें पूरी तरह निराशा हो चुकी थी। इक्विपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्शन चीफ मोहक ने प्रियंका के पास जाकर मुस्कुराते हुए और सावधानी से कहा, सीईओ मल्होत्रा, मैं पहले लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो और एक और मौका दो। मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा और चला जाऊंगा। क्या कहती हो? सीईओ मल्होत्रा, प्लीज हमें एक मौका दो। हम पहले गलत थे और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। ये सब पंकज ने हमें भटकाकर करवाया। हमने सिर्फ इसलिए हामी भरी क्योंकि हम दबाव में थे। हाँ, सारा दोष पंकज का है। उसके बिना हम कभी ऐसा नहीं करते। मोहक ने माफी मांगने में पहल की तो आसपास के लोग भी खुद को रोक नहीं पाए। वे दया की भीख मांगने लगे और जल्दी से पंकज को बेच दिया। पंकज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके पास कोई सफाई देने का रास्ता नहीं था। दांत पीसते हुए उसने जबरदस्ती मुस्कान चेहरे पर लाई, सीईओ मल्होत्रा प्लीज। लेकिन प्रियंका ने जैसे लोगों की गुहार सुनी ही नहीं, बस सामने देखती रही, सबको नजरअंदाज करते हुए। सबके दिल हवा में लटके हुए थे। बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। नीचे जुंटू ने बिना किसी रीढ़ की हड्डी के अपनी गलती मान ली। मिस्टर आयुष, मुझे नहीं पता था कि सीईओ मल्होत्रा का तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है। मैं अंधा था। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो और मैं वादा करता हूं कि भविष्य में फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री पर नजर रखूंगा। अगर कोई फैक्ट्री को परेशान करेगा तो वो मुझसे, जुंटू से, पंगा लेगा और मैं उससे आखिरी दम तक लड़ूंगा। आयुष ने उदासीनता से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा फैक्ट्री के कुछ लोगों से कनेक्शन है। बिना किसी हिचकिचाहट के जुंटू ने पंकज और बाकियों को बेच दिया। मेरा पहले फैक्ट्री के प्रेसिडेंट चेन से दोस्ताना था। अब जब बॉस बदल गया है तो मैं नए बॉस से जान पहचान करना चाहता था। पंकज और उसके साथियों ने मेरे पास एक आइडिया लेकर आए कि नए बॉस का फायदा उठाया जाए, तो मैंने सोचा कि उनकी मदद कर दूं और नए बॉस से रिश्ता बना लूं। मिस्टर आयुष, कहा जाता है कि अज्ञानता कोई अपराध नहीं है। मुझे नहीं पता था कि सीईओ मल्होत्रा और तुम दोस्त हो। ऐसा करो, मैं सीईओ मल्होत्रा की मदद करूंगा उन बेईमान लोगों से निपटने में और उन्हें सब कुछ उगलवाने में जो उन्होंने लिया है, उनके किए की सजा के तौर पर। क्या ख्याल है? आयुष ने प्रियंका की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, सीईओ मल्होत्रा, तुम क्या सोचती हो? प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू मिस्टर आयुष। आयुष ने हाथ हिलाकर हंसते हुए कहा, इसमें क्या बड़ी बात है। सिनेश, मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनो, समझे? काम अच्छे से करो और हम इसे भूल जाएंगे, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। पसीने से तरबतर जुंटू ने बार बार वादा किया, मैं जरूर कर दूंगा, मैं जरूर कर दूंगा। आयुष ने सिर हिलाया, अब तुम जा सकते हो। हाँ मिस्टर आयुष। जुंटू ने राहत की सांस ली, उठा और चिल्लाया, सब वापस जाओ। जिन्नी, तुम कुछ लोगों को ले जाओ और पंकज और उसके गैंग पर नजर रखो। सीईओ मल्होत्रा के साथ मिलकर काम करो और उन्हें सब कुछ उगलवाओ जो उन्होंने लिया है। हाँ। भीड़ शोर मचाती हुई तितर बितर हो गई। बड़ा ट्रक ड्राइवर ने ले लिया और गेट पर कुछ लोग खड़े रह गए, पंकज और उसके गैंग को गुस्से से घूरते हुए। आयुष ने फिर कहा, सीईओ मल्होत्रा, मेरे पूरे परिवार को तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तुमने मेरे पिता की जान बचाई। हमने एक दावत तैयार की है और उम्मीद करते हैं कि तुम हमें इसकी शोभा बढ़ाओगी। प्रियंका को पता था कि आयुष ने जानबूझकर उनके रिश्ते का जिक्र किया ताकि अफवाहें न फैलें और लोग उन्हें निशाना बनाने से पहले 2 बार सोचें। आखिरकार उन्होंने चटर्जी परिवार के मुखिया की जान बचाई थी, तो जो कोई भी उन्हें परेशान करना चाहेगा, उससे पहले ये सोचना होगा कि क्या वो चटर्जी परिवार का सामना कर सकता है। आयुष के शब्दों के साथ प्रियंका की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री और यहाँ तक कि बिजनेस की दुनिया में साख ऐसी हो जाएगी कि कोई भी गलत इरादे वाला व्यक्ति उन्हें निशाना नहीं बनाएगा। मिस्टर आयुष, तुम बहुत विनम्र हो। मैं बस वहाँ थी, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। विशाल, प्लीज मेरा बैग लाओ। विशाल बैग लेकर आया और प्रियंका ने चलते हुए विशाल से कहा, डायरेक्टर विशाल, फैक्ट्री में अनुशासन बनाए रखो। विशाल ने भावुक होकर भरोसा दिलाया, निश्चिंत रहो सीईओ मल्होत्रा, कोई समस्या नहीं होगी। चटर्जी परिवार के समर्थन के साथ विशाल को फैक्ट्री के मामलों में मदद करने में क्या डर।
पहले वो लोगों को नाराज करने से डरता था, लेकिन अब वो बस पूछना चाहता था, और कौन? प्रियंका ने करण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? करण ने मुस्कुराकर सीना तानते हुए कहा, करण, अभी अभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। प्रियंका ने मुस्कुराकर तारीफ की, तुम आज बहुत बहादुर थे और तुमने बड़ा योगदान दिया। कपड़े बदलो और मेरे लिए गाड़ी चलाओ। ठीक है। आयुष ने इस जोड़ी के सार्वजनिक स्नेह को बड़े चाव से देखा, उनके मुंह के कोने मुस्कान से उठ गए। गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, मेरी गाड़ी में बैठो। आज रात हम एक साथ पिएंगे और बाद में मेरा ड्राइवर तुम्हें वापस छोड़ देगा। स्थिति समझते हुए करण ने स्वाभाविक रूप से सहमति दी, ठीक है। विशाल और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पीछे जलन और प्रशंसा से भरे हुए थे। आयुष ने खुद करण को पीने के लिए बुलाया। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे जिंदगी भर बताया जाएगा। करण सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कपड़े बदलने गया और गेट पर वापस आया। बॉडीगार्ड्स ने उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और वे गाड़ी में बैठ गए। रोल्स रॉयस फैक्ट्री के प्रवेश द्वार से जलन भरी नजरों के बीच निकल गई, एक ऐसी पौराणिक कहानी छोड़कर जो लंबे समय तक बात की जाएगी। गाड़ी में आयुष हंसे, मिस्टर करण, तुम तो बिल्कुल अंडरकवर एजेंट हो। अब तक सबको लग रहा होगा कि तुम्हें कोई बड़ी किस्मत मिल गई। एक खूबसूरत सीईओ का ध्यान मिला और एक ही झटके में सफलता की सीढ़ी चढ़ गए। मिस्टर करण, इतनी कम उम्र में इतने जबरदस्त स्किल्स, मैं पूछ सकता हूं कि तुमने ये सब कहां से सीखा? आयुष ने मुस्कुराकर करण के साथ ग्लास टकराया। जहां तक मुझे पता है, कल्टीवेशन की दुनिया में भी इतने ऊंचे स्तर के मेडिकल स्किल्स वाले लोग गिनती के हैं। करण ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, मेरे मास्टर हैं प्रलयनाथ। आयुष के चेहरे पर आश्चर्य उभरा और उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। तो तुम एल्डर प्रलयनाथ के शिष्य हो? तभी एल्डर प्रलयनाथ के मेडिकल स्किल्स पूरे कल्टीवेशन की दुनिया में मशहूर हैं, साथ ही उनकी ताकत मेडिसिन और मार्शल आर्ट्स में बेजोड़। करण ने हंसते हुए कहा, मेरे मास्टर का स्वभाव बहुत सीधा है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। इससे कई लोगों को ठेस पहुंची है। उम्मीद है इसमें चटर्जी परिवार शामिल नहीं है। आयुष हंसे, मैंने एल्डर प्रलयनाथ के स्वभाव के बारे में सुना है। उनके नाम मैडमैन के अनुरूप, एक सच्चे इंसान और असली मर्द। चटर्जी परिवार का एल्डर प्रलयनाथ से कोई लेन देन नहीं रहा, लेकिन हम उनकी साख की बहुत कदर करते हैं। करण ने अपनी पृष्ठभूमि दो कारणों से बताई। पहला, इसे छिपाने की जरूरत नहीं थी, और दूसरा, वो चटर्जी परिवार के साथ कुछ हद तक सहयोग की तैयारी कर रहा था। मजबूत पृष्ठभूमि वाले सफल लोग हमेशा ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। साधारण लोगों के लिए करण को अपनी पृष्ठभूमि बताने की जरूरत नहीं, लेकिन चटर्जी परिवार को ये जानने का हक है। मल्होत्रा परिवार को पूरी तरह से हराने, अपंग करने या यहाँ तक कि खत्म करने के लिए करण अकेले काफी नहीं था, उसे मदद चाहिए थी। चटर्जी परिवार चंडीगढ़ के अमीर परिवारों में से एक है, जिसकी कल्टीवेशन की दुनिया, सरकारी और सैन्य क्षेत्रों में मजबूत ताकत और प्रभाव है। अगर चटर्जी परिवार मदद करने को तैयार हो तो ये बहुत बड़ा सहारा होगा। हालांकि करण की व्यक्तिगत लड़ने की क्षमता जबरदस्त है। किसी खास व्यक्ति को मारना उसके लिए आसान होगा, लेकिन मल्होत्रा जैसे शक्तिशाली परिवार को सिर्फ ताकत से पूरी तरह हराना स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। करण की पृष्ठभूमि जानने के बाद आयुष का रवैया और भी दोस्ताना और उत्साही हो गया, जिससे उनका खाना बहुत सुखद रहा। दिन खत्म होने के करीब आयुष ने एक बैंक कार्ड करण के सामने रखा। करण ने शराब का ग्लास पकड़े हुए कार्ड की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, ये किस लिए? आयुष ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर करण, गलत मत समझो। ये कार्ड चटर्जी परिवार की तरफ से गिफ्ट नहीं है। मेरे पिता की जान इतनी सस्ती नहीं है। ये शैला की तरफ से धन्यवाद है। जब उसने पहले तुमसे मदद मांगी थी, उसने वादा किया था कि वो तुम्हें अच्छा इनाम देगी। चूंकि उसने वादा किया था, उसे पूरा करना होगा। इसके अलावा इस बार तुमने मेरे पिता की जान बचाकर उसकी बहुत मदद की। उसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना बनता है। करण ने सिर हिलाया। अगर ये पैसा चटर्जी परिवार की तरफ से होता तो इसका मतलब होता कि वो शायद करण से आगे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन करण फिर भी इसे स्वीकार करता। लेकिन इसे लेने के बाद वो चटर्जी परिवार से आगे कोई संपर्क नहीं रखता। आयुष का बयान बहुत सुकून देने वाला था। उन्होंने कहा, तुमने मेरे पिता की जान बचाई और चटर्जी परिवार इसके लिए पैसे नहीं देगा, लेकिन चटर्जी परिवार के लोग इस एहसान को याद रखेंगे और सही समय पर इसे जरूर चुकाएंगे। वो कैसी है? आयुष हंसे, मेरे पिता की बीमारी में उसका कुछ हाथ था, लेकिन उनकी पुरानी बीमारियां मुख्य कारण थीं। उसके इरादों से परे उसने उस समय मेरे पिता को बचाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार मेरे पिता ठीक हो गए और इसके चलते हमें करण से मुलाकात हुई, तो इसे एक तरह से आशीर्वाद मान सकते हैं। इसलिए मेरे पिता ने उसके साथ सख्ती नहीं की और उसका आर्थिक समर्थन भी जारी रखेंगे। इसलिए मिस्टर करण, तुम्हें ये कार्ड ले लेना चाहिए। चूंकि आयुष ने इतना कहा, करण ने नम्रता नहीं दिखाई। ठीक है, मैं ले लूंगा। आयुष हंसे और करण के साथ ग्लास टकराया। मिस्टर करण, तुम्हारे मेडिकल स्किल्स लाजवाब हैं। मेरे पिता की बार बार होने वाली बीमारी के बारे में तुम क्या सोचते हो?
करण को इस सवाल का अंदाजा था, इसलिए उसने बिना आश्चर्य के जवाब दिया, उन्हें शायद अतीत में किसी लड़ाई के दौरान किसी की ऊर्जा से उनके फेफड़ों में चोट लगी होगी। हालांकि इसका इलाज हुआ, लेकिन चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई। सालों में एक छिपी हुई चोट बन गई, और जब तक इसका पता चला शायद ये ठीक करने लायक नहीं रही। आयुष ने सिर हिलाया, उत्सुकता से करण की ओर देखते हुए। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? करण हंसे। हाँ, एक्यूपंक्चर और दवाइयों से इसे ठीक किया जा सकता है। आधे महीने में नतीजे दिखेंगे, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। आखिरकार इतने साल पुरानी बीमारी को पूरी तरह ठीक करना मुश्किल है, इसके लिए धीरे धीरे रिकवरी की जरूरत होगी। आयुष ने उत्साह से पूछा, क्या इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? करण ने सिर हिलाया। हाँ। आयुष तुरंत उत्साहित हो गए। उनके पिता की बीमारी ने उन्हें सालों से परेशान किया था, और उनकी शारीरिक स्थिति के कारण परिवार में कुछ लोग कहने लगे थे कि वो परिवार का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है और किसी और को परिवार का मुखिया चुनना चाहिए। ये नतीजा निरंजन और उनके बेटे के लिए स्वीकार्य नहीं था। अगर करण निरंजन की बीमारी को ठीक कर सकता है और उनकी सेहत बहाल कर सकता है, तो उनके स्किल्स और साधनों के साथ वो कम से कम 10 साल तक परिवार के मुखिया की स्थिति को संभाल सकते हैं। इन 10 सालों में आयुष का प्रभाव और रुतबा परिवार में और मजबूत हो जाएगा, जिससे उनके लिए परिवार का मुखिया बनना और आसान हो जाएगा। मिस्टर करण, मेरे पिता ने अपनी बीमारी की वजह से बहुत कष्ट सहे हैं, और परिवार के कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे पिता की मदद करो, हम वादा करते हैं कि इसका अच्छा इनाम देंगे। करण ने तुरंत सहमति दी, कोई समस्या नहीं। करण की सहमति देखकर आयुष ने राहत की लंबी सांस ली और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारे साथ पैसे की बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें इसकी कमी नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बस कह देना और मैं अपनी पूरी ताकत से मदद करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तुम चटर्जी परिवार और शीएन चटर्जी परिवार के साथ मिलकर मल्होत्रा परिवार के खिलाफ गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हो। होटल में प्रियंका ने बाथरोब पहना हुआ था, जिसमें उनकी गोरी और नाजुक टांगें दिख रही थीं, और वो करण के सामने बैठी थी। कुछ समय साथ रहने के बाद प्रियंका को अब करण के सामने बाथरोब में रहने में कोई असहजता नहीं थी। प्रियंका सीधे करण के कमरे में जा सकती थी, लेकिन उसने पहले अपने कमरे में जाकर नहाना, बाथरोब पहनना और फिर करण के कमरे में जाना चुना। अवचेतन में प्रियंका नहीं चाहती थी कि करण को लगे कि वो दूरी बनाए रख रही है। आखिरकार पहले वो ज़्यादातर बेडरूम में ही मिलते थे, दोनों पजामे में। हालांकि अब वो होटल में थे, प्रियंका नहीं चाहती थी कि ये माहौल टूटे। अगर वो साफ सुथरे काम के कपड़े पहनती तो ऐसा लगता जैसे वो किसी बाहरी व्यक्ति से काम की बात कर रही हो, न कि दो करीबी लोगों के बीच की अनौपचारिक बातचीत। करण ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, घर में भी तो ऐसा ही था, है ना? हालांकि प्रियंका के पजामे ज़्यादा साधारण थे, लेकिन होटल में बाथरोब पहनना तो सामान्य है ना? करण ने बाल पोंछते हुए लापरवाही से जवाब दिया, हम ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। चूंकि हमें ये मौका मिला है दूसरों की मदद करना, यानी अपनी मदद करना। प्रियंका की आंखें साफ और चमकदार थीं। चटर्जी परिवार की ताकत बहुत मजबूत है, मल्होत्रा परिवार से बिल्कुल कम नहीं। इसके अलावा मल्होत्रा परिवार का मुख्य प्रभाव बिजनेस की दुनिया में है, जबकि चटर्जी परिवार का सैन्य, राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव है। करण ने हंसते हुए कहा, हमें कोई खास लक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी चूंकि हम मदद करने आए हैं, ज़्यादा दोस्त बनाना हमेशा अच्छा होता है। जितने ज़्यादा दोस्त होंगे जब हम मल्होत्रा परिवार का सामना करेंगे, उतना ही कम अकेले होंगे। हम मल्होत्रा परिवार पर ज़्यादा कोनों से हमला भी कर सकते हैं। प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। करण हंसे और पूछा, पंकज और बाकियों का क्या करने वाली हो? प्रियंका ने करण की राय मांगी, चूंकि आयुष ने पहले ही मदद करने का आदेश दे दिया है, हम इस एहसान को बर्बाद नहीं कर सकते। हम पता लगाएंगे कि उन्होंने कंपनी से कितना पैसा हड़पा, उन्हें सब वापस करने को कहेंगे, उनकी पिटाई करेंगे और कंपनी के गेट पर फेंक देंगे ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने। क्या ख्याल है? करण कुछ हैरान हुआ, ये तो अच्छा है। मैंने सोचा था कि तुम औपचारिक जांच और सजा पर जोर दोगी। प्रियंका ने मुंह बनाकर करण को घूरा, क्या तुम्हें लगता है मैं जिद्दी हूँ? चूंकि सभी को अंडरग्राउंड के नियमों से ज़्यादा डर लगता है, तो इनका इस्तेमाल करके दूसरों को डराना बेहतर है। अब जब हमारे पास संसाधन है, मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगी। थोड़ा रुककर प्रियंका ने करण को घूरा, मैंने पाया कि जब से तुम आए और मैंने ये अनुभव किए, मैंने दुनिया के एक अलग नियम देखे हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत परिपक्व हुई हूँ। करण हंसे, दुनिया के नियम हमेशा इतने उज्ज्वल और नेक नहीं होते, उनमें कई नकारात्मक तत्व भी हो सकते हैं। प्रियंका ने सिर हिलाया, ज़्यादा समझना हमेशा बेहतर होता है। अगर इस बार तुम न होते तो मल्होत्रा ग्रुप की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की खरीद का फ़ायदा उठाया जाता और हमें प्रोटेक्शन फीस देनी पड़ती। दुनिया में बहुत सारी रोशनी है, लेकिन बहुत सारा अंधेरा भी है।
करण ने लापरवाही से जवाब दिया, जहां रोशनी है वहां छाया और अंधेरा भी होगा। ये तो स्वाभाविक है। प्रियंका बेड के सिरहाने पर टेक लगाकर बैठी थी, अपने हाथों से शरीर को सहारा दे रही थी, और करण ने उसे एक तकिया फेंका। इतने औपचारिक ढंग से क्यों बैठी हो? टेक लगाओ, इससे चैट करने में ज़्यादा आराम रहेगा। प्रियंका ने सिर हिलाया, तकिए को ठीक किया और फिर अपनी टांगें उठाकर बेड के सिरहाने पर टेक दी। जब वो अपनी टांगें उठा रही थी, उनके बाथरोब का किनारा अचानक खुल गया। करण प्रियंका को घूर रहा था तो उसकी नज़र स्वाभाविक रूप से वहां चली गई और उसे बाथरोब के नीचे की आकर्षक नज़ारा दिख गया। करण ने जल्दी से अपनी नज़र हटा ली, क्योंकि प्रियंका का चेहरा लाल हो गया था। उसने तेजी से अपने बाथरोब को खींचकर अपनी गोरी, नंगी जांघों और गलती से दिख गए नज़ारे को ढक लिया। प्रियंका ने गुस्से से करण को घूरा, तुमने ये जानबूझकर किया? करण ने अटपटे ढंग से हंसा, ये गलती से हुआ, जानबूझकर नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। प्रियंका ने हम किया, मुझे यकीन नहीं होता। करण हंसे, अरे हम इतने समय से एक ही कमरे में रह रहे हैं, ऐसी छोटी मोटी गलती तो सामान्य है। प्रियंका को अचानक एक आवेग महसूस हुआ और उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम पहले कई औरतों के साथ रहे हो, है ना? करण को उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका अचानक इतना संवेदनशील सवाल पूछेगी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ। उनकी उम्र में अगर कुछ औरतों के साथ न रहा हो तो वो निराशाजनक होता। करण ने ये नहीं कहा, क्योंकि उसके अवलोकन से प्रियंका अभी तक अनछुई थी और उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। पुरुष के साथ अनुभव तो दूर की बात थी। इस बारे में बात करना प्रियंका का मजाक उड़ाने जैसा होता, है ना? प्रियंका ने पूछा, गर्लफ्रेंड? करण ने सिर हिलाया और ईमानदारी से जवाब दिया, मेरी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही। खैर, मैं पहले बहुत बाहर घूमता था, या यूं कहो कि कुछ मस्ती करता था, या शायद कुछ शारीरिक ज़रूरतें पूरी करता था। हम जो करते हैं उसमें बहुत प्रेशर होता है और कभी कभी बस इसे निकालना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ। प्रियंका ने सिर झुकाया, उसका चेहरा लाल हो गया और वो करण की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। मेरे साथ रहना क्या तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल और दर्दनाक है? करण ने पलकें झपकाईं, उसे एक पल के लिए नहीं पता था कि इसका जवाब कैसे देना है। ये कैसा सवाल है? एक सामान्य स्वस्थ युवा पुरुष के रूप में एक ऐसी युवा लड़की के साथ एक कमरे और यहाँ तक कि एक बेड पर रहना जिसका फिगर और चेहरा दोनों अच्छे हैं, फिर भी कोई अंतरंग संपर्क न करना। क्या तुम कह सकते हो कि वो परेशान नहीं है? करण ने अपनी नाक छुई, तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? थोड़ा अजीब है। प्रियंका का चेहरा भी लाल हो गया, लेकिन चूंकि उसने पूछ लिया था, वो जवाब जानना चाहती थी। मैं बस उत्सुक हूँ। कभी कभी मैं भी इस सवाल के बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैं पुरुष नहीं हूँ तो पुरुष की भावनाओं को समझ नहीं सकती। कमरे का माहौल अचानक से अस्पष्ट सा हो गया। आखिरकार दोनों का रिश्ता करीबी था, लेकिन उन्होंने अभी तक शारीरिक संपर्क की सीमा को पार नहीं किया था। करण ने थोड़ा संभल कर जवाब दिया, कोई बुराई नहीं, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ रहना जिसका फिगर इतना अच्छा है, थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। कभी कभी ये वाकई बहुत तकलीफदेह होता है। प्रियंका को अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। तो वो उतना शांत और संयमित नहीं था जितना वो दिखता था। वो भी परेशान और तड़पता था। लगता है मेरे पास अभी भी आकर्षण है। प्रियंका के दिमाग में कई तस्वीरें उभरीं। वो वास्तव में करण से पूछना चाहती थी कि वो इसका सामना कैसे करता है, लेकिन जवाब ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था, इसलिए वो और पूछने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। करण ने प्रियंका की आंखों में आश्चर्य देखा और थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे प्रियंका की लड़कियों वाली सोच का अंदाजा हो गया। महिलाएं अगर तुम उनके बहुत करीब जाओ तो वो सोचेंगी कि तुम कुछ गलत इरादे रखते हो और तुम्हें बदमाश कहेंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज करो और शुरू से अंत तक दूरी बनाए रखो तो वो अपने आकर्षण पर शक करेंगी। करण बिना मुस्कुराए नहीं रह सका। लगता है कि एक देवी भी इस भाग्य से बच नहीं सकती। प्रियंका ने करण को घूरा, शर्मिंदगी और गुस्से का मिश्रण। तुम किस बात पर हंस रहे हो? करण हंसे, अपने आकर्षण पर शक मत करो, मैं बस शांत दिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम मुझे बदमाश न कहो। प्रियंका को उनकी पहली मुलाकात का दृश्य याद आया। उसका मूड काफी नाजुक हो गया और उसने हम किया, तुम तो बदमाश हो। करण आराम से बेड पर लेट गया। अगर मैं सचमुच बदमाश होता तो तुम अब तक प्रेग्नेंट हो चुकी होती। आखिरकार हमारी शादी कानूनी है और अगर दादाजी को पता चलता तो सिर्फ तुम्हें डांट पड़ती। प्रियंका इसका जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि करण ने जो कहा वो सच था। हालांकि उसने और करण ने कुछ नियम बनाए थे। अगर करण बेईमान हो जाता और शादी के बाद अपने वादे तोड़ देता तो उसे इसे स्वीकार करना पड़ता। ऐसी स्थिति में कोई भी उसका साथ नहीं देता। ठीक है, तुम अच्छे इंसान हो, बदमाश नहीं, ठीक? करण ने तर्क जीत लिया, हंसा और प्रियंका की ओर मुड़कर बोला, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है?
प्रियंका तुरंत सतर्क हो गई, करण को सावधानी से घूरते हुए। तुम क्या पूछना चाहते हो? करण हंसे, बस चर्चा करने के लिए। तुमने कभी किसी पुरुष के साथ कुछ नहीं किया है ना? प्रियंका का चेहरा और लाल हो गया, उसे शर्मिंदगी, गुस्सा और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दांत पीसते हुए, हाँ तुम चाहो तो हंस लो। करण ने हाथ हिलाया, हंसी नहीं, हंसी नहीं। साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये दिखाता है कि तुम्हारा चरित्र अच्छा है। प्रियंका ने करण को घूरा, बस इतना ही पूछना था। करण ने सिर हिलाया, नहीं, मैं बस इतना पूछना चाहता था, हर किसी की सामान्य इच्छाएं और भावनाएं होती हैं। हालांकि तुम नफरत की वजह से प्यार को जानबूझकर ठुकराती हो, फिर भी तुम्हारी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतें तो हैं, है ना? तुम इसका सामना कैसे करती हो? करण अपनी बात पूरी करने से पहले ही प्रियंका का चेहरा आग की तरह लाल हो गया। गुस्से में उसने अपने पास का तकिया उठाया और करण पर फेंक दिया। पूछने या सोचने की हिम्मत मत करो। करण हंसते हुए तकिए से बच गया जो उस पर फेंका गया था। तुमने भी तो अभी पूछा था, है ना? क्या तुम कह सकती हो कि तुमने इसके बारे में नहीं सोचा? जैसे ही करण ने ये कहा, प्रियंका को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तकिया हाथ में लिए उसने बार बार करण को मारा, बोलना बंद करो। करण ने तकिए को पकड़ लिया जो उसे मार रहा था और हंसा। अधिकारियों को आग लगाने की इजाजत है लेकिन आम लोगों को दिया जलाने की नहीं, ये तो दोहरा मापदंड है। प्रियंका पूरी ताकत से तकिया लहरा रही थी। अचानक वो लड़खड़ा गई और चीखते हुए सीधे करण की गोद में गिर गई। प्रियंका स्थिर हो गई, करण का उठा हुआ हाथ भी स्थिर हो गया। उनकी पहली मुलाकात से अब तक दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करते थे और कभी कोई सीमा पार नहीं की थी। अब अचानक हुआ ये गले लगना उनकी पहली अंतरंग शारीरिक संपर्क था। कमरे का अस्पष्ट माहौल तुरंत और गहरा हो गया। दोनों ने पतले बाथरोब पहने हुए थे, उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। वे एक दूसरे की धड़कन महसूस कर सकते थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे के शरीर को भी महसूस कर सकते हैं। करण का हाथ प्रियंका की पीठ पर उतरा और उसकी आंखों में जैसे आग की चमक थी। करण का हाथ प्रियंका की पीठ पर उतरा, प्रियंका का शरीर अचानक सख्त हो गया, लेकिन वो हिली नहीं। करण के दिल में भी एक आग भड़क उठी। वो कोई संत नहीं था। हालांकि उसे पता था कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शब्दों, माहौल और वातावरण ने सब कुछ इस कदम तक पहुंचा दिया था और एक पुरुष के रूप में वो अवचेतन में चाहता था कि कुछ हो। आखिरकार उसकी गोद में मौजूद महिला उसकी कानूनी पत्नी थी, प्रमाणित और सबसे महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मना कर रही थी। करण ने अपना सिर प्रियंका के चेहरे की ओर झुकाया और उसकी बंद आंखों को धीरे से चूमा। आह! प्रियंका ने अचानक एक आवाज निकाली, उसका शरीर जैसे बिजली का झटका लगा हो। करण की गोद से उछलकर उठी, करण की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई, अपने जूते पहने और अपने बेतरतीब बाथरोब को पकड़कर बाहर भागी। कमरे का दरवाजा खोलते हुए प्रियंका का शरीर एक पल के लिए रुका। मुझे माफ करना, मेरी गलती थी। जल्दी सो जाओ। प्रियंका जल्दी से चली गई, सुबह के कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए। करण बेड पर बैठा, उसका चेहरा खाली। इतना बड़ा रिएक्शन, इतनी तेजी से भाग गई। उसे चूमने के बाद उसने माफी मांगी। ये क्या माजरा था? करण ने बेबसी से अपने बाल रगड़े, बेबस महसूस करते हुए। आग तो भड़क गई थी और वो बस भाग गई। करण को थोड़ी देर के लिए चिढ़ हुई, प्रियंका की वजह से नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक बेचैनी और इच्छा की वजह से। इसमें प्रियंका का दोष नहीं था। आखिरकार ये एक हादसा था, उसने खुद शुरू किया था और उसने उसे डांटा भी नहीं। करण ने समय देखा, रात के 10 बज रहे थे। करण बेड पर लेट गया, नींद नहीं आ रही थी तो वो उठा, कपड़े पहने, बाहर गया और सोचा कि कहीं पीने की जगह ढूंढ ले। जब तक वो नशे में नहीं होगा उसे अच्छी नींद नहीं आएगी। करण नीचे गया और एक टैक्सी बुलाई। मास्टर, पास में कोई लाइवली बार ढूंढ दो। टैक्सी करीब 10 मिनट चली और रुक गई। ये इस इलाके का सबसे मशहूर और हॉट बार है, यहाँ ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। थैंक्स। करण ने पैसे दिए, बार में घुसा और एक वेटर ने उसका स्वागत किया। हैंडसम, कितने लोग? एक बूथ अरेंज कर दो। इधर आओ। वेटर ने करण को सोफा एरिया में ले जाकर एक सीट अरेंज की, फिर पूरी टेबल पर ड्रिंक्स और स्नैक्स भर दिए। करण को डांस पूल में कूदने का कोई शौक नहीं था, न ही उसका इरादा खूबसूरत लड़कियों से हुकअप करने का था। वो बस धमाकेदार म्यूजिक सुनने, पीने और समय काटने आया था। करण ने एक ड्रिंक लिया और अपना मोबाइल उठाया, गेम खोला और उस समय का सबसे पॉपुलर गेम खेलने लगा। स्नैक्स खाते, शराब पीते और गेम खेलते हुए उसे काफी मजा आ रहा था। करण ने गौर नहीं किया कि उसके पीछे एक काली स्कर्ट वाली महिला उसे रुचि के साथ देख रही थी। लगातार 3 गेम हारने के बाद करण का चेहरा लटक गया। कितना बुरा था, ये क्या बेकार टीममेट्स थे, सब प्राइमरी स्कूल के बच्चे, इतने खराब। लगता है तुम फिर हार गए। बगल से एक नर्म, चिपचिपी सी महिला की आवाज आई। करण ने पीछे देखा और एक 26-27 साल की खूबसूरत महिला को शराब का ग्लास लिए उसे देखते हुए पाया। करण ने जवाब में अपना ग्लास उठाया। लगातार 3 गेम हार गया।
खूबसूरत महिला हंसी, तुम इसमें अच्छे हो। करण ने अपना ग्लास खाली किया और हंसा, बस ठीक ठाक, मजे के लिए खेल रहा हूँ। खूबसूरत महिला मुस्कुराई, पहली बार देखा कि कोई बार के बूथ में गेम खेल रहा है, क्या तुम फिशिंग कर रहे हो? करण को स्वाभाविक रूप से समझ आया कि उसका मतलब क्या था, वो हंसा, मैं फिशिंग नहीं कर रहा। मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया, बाहर पीने और ठंडा होने आया हूँ। खूबसूरत महिला ने करण की बात सुनकर मुस्कुराया, मैं भी काफी बोर हो रही हूँ, साथ में टीम बनाकर ट्राई करें। करण हंसे, अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं फिशिंग कर रहा तो चलो। खूबसूरत महिला ग्रेसफुली उठी और करण के बूथ में आकर उसके बगल में बैठ गई। करण की आंखें चमक उठी, इतनी खूबसूरत महिला। पहले वो सिर्फ अपने कंधों तक दिख रही थी क्योंकि बूथ की वजह से, अब करण के सामने खड़े होने पर उसकी टाइट छाती, पतली कमर और लंबी टांगें एक महिला का आकर्षण बिखेर रही थीं और काली लेस की स्कर्ट रहस्यमयी थी, अनंत खोज की इच्छा जगाती थी। शनाया भी एक आकर्षक एहसास देती थी, लेकिन इस महिला में वो आकर्षण था जो शनाया में नहीं था। परिपक्व महिला का आकर्षण, ये एक ऐसी गहराई थी जो हजारों यात्राओं से आती थी। एक हाव भाव में एक महिला का आकर्षण बिखरता था जो आत्मा को खींच लेता था। तुम अकेले हो, काली स्कर्ट वाली महिला ने पीछे इशारा किया, दो लोग। करण ने उसके पीछे नजर डाली और बूथ पर सीधा और सख्त बैठा हुआ आदमी मुड़ा और करण को उसकी चेतावनी भरी नजर महसूस हुई। ये स्पष्ट रूप से एक बॉडीगार्ड था। करण ने इसे उजागर नहीं किया, बस मुस्कुराया, अच्छा एक गेम सेट करो। काली स्कर्ट वाली महिला ने करण की प्रतिक्रिया देखी और उसके मुंह के कोने हल्के से उठे, ठीक है। दोनों ने गेम में एक दूसरे को फ्रेंड जोड़ा, फिर एक दूसरे को इनवाइट किया, टीम बनाई और गेम में घुस गए। उनका सहयोग आश्चर्यजनक रूप से तालमेल में था और उन्होंने लगातार 3 गेम जीते। हम फिर जीत गए। काली स्कर्ट वाली महिला ने अपना ग्लास उठाया, करण के ग्लास से टकराया और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई, शानदार कोऑपरेशन। करण हंसे और पी गए, एक और। काली स्कर्ट वाली महिला मुस्कुराई, नहीं, अब बस पीते हैं, तुम्हारे सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी है और तुम उसे और पीने का ऑफर नहीं करते, बल्कि गेम खेलने की सोचते हो। क्या मेरे पास आकर्षण नहीं है? तुम काफी शराब पी सकती हो। तुम भी तो। जब तक करण और काली स्कर्ट वाली महिला बार से बाहर निकले, सुबह का 1 बज चुका था। दोनों ने काफी पी ली थी, यहाँ तक कि करण की असाधारण कल्टिवेटर फिजिक के साथ भी वो थोड़ा नशे में था और उसके विचार भटकने लगे थे। महिला का बॉडीगार्ड गाड़ी लेकर आया और उसके लिए दरवाजा खोला। करण ने मुस्कुराकर अलविदा कहा, प्रिटी लेडी, आज रात तुम्हारे साथ पीना बहुत मजेदार रहा। उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। काली स्कर्ट वाली महिला मुस्कुराई, तुम फोन नंबर नहीं छोड़ोगे? क्या डर नहीं कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? करण ने खुलकर हंसते हुए जवाब दिया, अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे, अगर नहीं तो बेहतर है कि न मिले। काली स्कर्ट वाली महिला ने अपनी आंखें झपकाईं, उसकी नज़र जैसे बहता पानी, लेकिन मैं अभी अलविदा नहीं कहना चाहती। इतने अच्छे से तालमेल वाला इंसान मिलना मुश्किल है। मेरी गाड़ी में एक अच्छी शराब की बोतल है, क्यों न कहीं और चलकर पीना जारी रखें? करण ने हंसकर कहा, आधी रात को सिर्फ एक पुरुष और एक महिला, मुझे लगता है तुम मुझे गुनाह करने के लिए ललचा रही हो। काली स्कर्ट वाली महिला ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, तो क्या तुम तैयार हो? करण ने उसे घूरा और बोला, मैं एक जवान मर्द हूं, मुझे किससे डरना है? ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे कमर से पकड़ लोगी, है ना? काली स्कर्ट वाली महिला ग्रेसफुली गाड़ी में बैठी और अपनी उंगली से करण को इशारा किया, अगर तुम में आज रात गाड़ी में चढ़ने की हिम्मत है तो सिर्फ पीना ही नहीं, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, जैसे तुम चाहो। क्या कहते हो? करण ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, खैर मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, पछताना मत। काली स्कर्ट वाली महिला ने अपना शरीर आगे झुकाया, एक हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और उत्सुकता से करण को देखा, मैं अपने वादे रखती हूँ, मुझे वाकई इसका इंतजार है। करण ने बेफिक्री से मुस्कुराया और गाड़ी की ओर बढ़ा, तो तुम बस इंतजार करो। एक सख्त चेहरा वाला आदमी करण के सामने आकर रुका और ठंडे लहजे में बोला, चलो निकलो, कुछ अच्छी यादें रखना अच्छा है, अनचाहे बनकर मूड खराब मत करो। करण हंसे, जब एक खूबसूरत लड़की मुझे बुलाए तो मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। क्या वो मुझ पर हंसेगी? आदमी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन करण को ठंडी, मजाक उड़ाने वाली नज़र से घूरा, जैसे एक मेढक को देख रहा हो जो एक सफ़ेद हंस खाना चाहता हो। जैसे ही करण उस आदमी के पास पहुंचा, उसने करण को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तेजी से। करण ने उसका कलाई पकड़ लिया, उसकी हरकत बिजली की तरह थी। पलक झपकते ही दोनों के हाथ कई बार टकराए। देखकर कि करण जबरदस्ती आगे बढ़ रहा था, आदमी घबरा गया, एक कदम पीछे हटा और एक मुक्का मारा, जिससे तेज हवा चली, जबरदस्त ताकत के साथ। करण बिजली की तरह हिला, उस भयानक मुक्के से अजीब तरीके से बच गया। फिर उसने सीधे आदमी की पसलियों पर एक मुक्का मारा। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और वो बगल में उड़ गया। करण ने उस आदमी को नजरअंदाज किया और मछली की तरह गाड़ी में घुस गया।
काली स्कर्ट वाली महिला के हैरान चेहरे को देखते हुए उसने अपनी बाईं बांह से उसकी गर्दन को घेरा और उसकी हैरानी भरी अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना उसे अधिकारपूर्वक चूमा। मम। वो सिर्फ एक शब्द कह पाए, बाकी उसके गले में अटक गया। काली स्कर्ट वाली महिला की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी नज़र में हैरानी और गुस्से का मिश्रण था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि करण इतना ताकतवर होगा जो उसके बॉडीगार्ड को हरा दे। इसके अलावा उसे कभी नहीं लगा कि वो इतना साहसी होगा, गाड़ी में घुसते ही उसे चूम लेगा बिना उसे एक शब्द कहने का मौका दिए। जैसे ही काली स्कर्ट वाली महिला गुस्से में करण को कोहनी मारने वाली थी, उसने अपना सिर पीछे खींचा, एक हाथ से पीछे की सीट पर सहारा लिया और साफ सुथरे ढंग से गाड़ी से बाहर निकल गया। उसी समय गुस्से से लाल चेहरा वाला बॉडीगार्ड अपनी आंखों में गुस्से के साथ करण की ओर फिर से झपटा। रुको, काली स्कर्ट वाली महिला ने उसे पुकारा। अपनी होंठ काटते हुए करण को देखा। तुम हार गए और हार को स्वीकार करना होगा। ठीक है हैंडसम, करण ने हल्की मुस्कान दी। लोगों को समझदार होना चाहिए। काली स्कर्ट वाली महिला ने अपनी उंगली को आकर्षक ढंग से अपने होंठों पर फिराया। तो तुम मुझे समझाने का मौका भी नहीं दोगे? हाँ, करण ने बेफिक्री से हंसा। जब एक महिला समझाने लगती है तो पुरुषों की बोलती बंद हो जाती है। कितना दिलचस्प इंसान। काली स्कर्ट वाली महिला मुस्कुराए, उसकी आंखें चमक रही थीं जब वो करण को देख रही थी। तुम गाड़ी में चढ़ चुके हो, मेरी शर्तें पूरी कर दी तो मैं अपना वादा रखूंगी। चलो हम कहीं और जाएंगे, अच्छी शराब और एक बड़ा बैग। करण हंसे। शराब और बैग का मजा तुम अकेले ले सकती हो। देर हो गई, मैं घर जाकर सोने वाला हूँ। मेरी पत्नी मुझे डांटेगी अगर मैं नहीं गया। बाय बाय। ये कहकर करण ने महिला के जवाब का इंतजार नहीं किया, साफ सुथरे ढंग से मुड़ा और चला गया। काली स्कर्ट वाली महिला ने उसे नहीं रोका और बस करण को टैक्सी में बैठते हुए देखती रही। फिर उसने आदेश दिया, टैक्सी का लाइसेंस प्लेट नंबर याद रखो, बाद में चेक करो कि वो कहाँ गया। मध्यम आयु का आदमी सम्मानपूर्वक सहमत हुआ। हाँ मिस। काली स्कर्ट वाली महिला ने अपने बेतरतीब कॉलर की ओर देखा। जब करण ने उसे पहले चूमा था उसने अपने हाथ से भी कुछ किया था, उसे काफी जोर से पकड़ा था। हालांकि वो हैंडसम है, लेकिन मुझे इस तरह फायदा उठाने वाला वो पूरी तरह पसंद नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करण स्वाभाविक रूप से काली स्कर्ट वाली महिला के साथ नहीं गया। उसके साथ का बॉडीगार्ड बहुत ताकतवर था। हालांकि उनकी छोटी सी मुलाकात जिंदगी मौत की लड़ाई में नहीं बदली। करण समझ सकता था कि वो आदमी आत्मिक मंडल में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था। ऐसे ताकतवर बॉडीगार्ड वाली महिला की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से असाधारण होगी और ऐसी महिला सिर्फ मुसीबत ला सकती थी। काली स्कर्ट वाली महिला वाकई बहुत खूबसूरत थी, महिलाओं में सबसे ऊपर। करण के पहले कई औरतों के साथ संबंध थे, लेकिन कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। अगर ये शिमला आने से पहले होता तो करण चला जाता। कांटे हो या न हो, किसे परवाह। मुसीबत की चिंता, सोने के बाद बस भाग जाओ। लेकिन अब बात अलग है। करण को चंडीगढ़ में मल्होत्रा परिवार से निपटना है और प्रियंका और शनाया उसके साथ हैं। उसे थोड़ा सावधान रहना होगा। इसके अलावा आज बार में जाने का उसका मूल इरादा ये था कि प्रियंका ने उसका गुस्सा भड़काया था। ऐसी स्थिति में अगर वो किसी और महिला के साथ सोने चला जाता तो ये प्रियंका के साथ बहुत बेइज्जती होती। उसे चूमना और थोड़ा छूना उसके लिए एक छोटी सी सजा थी, क्योंकि उसने पहले उसे छेड़ा था और ये स्पष्ट था कि वो इसे सह सकती थी और इतनी छोटी सी बात पर उससे नाराज नहीं होगी। काली स्कर्ट वाली महिला को अब थोड़ा अन्याय महसूस हो रहा होगा। खुद से कुछ करने में सहमति देना और जबरदस्ती करने में अंतर होता है। खैर, करण का मूड अच्छा था। उसे क्या परवाह कि वो क्या सोचती है। होटल वापस लौटकर और नशे की हल्की सी खुमारी के साथ बेड पर लेटते ही करण पलक झपकते ही आरामदायक नींद में चला गया। अगले दिन जैसे ही करण सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पहुंचा और कपड़े बदलने का समय भी नहीं मिला, उसके सहकर्मियों ने उसे घेर लिया। करण, तुम कल कमाल थे। पूरी फैक्ट्री में तुम्हारी बात हो रही है। तुम तो गजब हो। तुमने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी। हमने पहले तुम्हें अपने स्किल्स दिखाते नहीं देखा। करण ने हंसते हुए कहा, लड़ाई कोई तारीफ करने वाला स्किल नहीं है। मैं कोई स्ट्रीट परफॉर्मर नहीं हूँ। मुझे अपने मार्शल आर्ट्स दिखाने की जरूरत नहीं। विशाल ने शोर सुना और अपने ऑफिस से बाहर आया, करण के कंधे पर थपथपाते हुए। शाबाश, तुमने मुसीबत को मौके में बदल दिया। कल रात बाद में क्या हुआ? सिक्योरिटी गार्ड्स की भीड़ ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। हाँ, बाद में क्या हुआ? सीईओ मल्होत्रा ने तुमसे कुछ कहा? तुम्हारे स्किल्स और लुक्स के साथ अगर सीईओ मल्होत्रा को तुम पसंद आ गए तो तुम कामयाब हो जाओगे। हमें बताओ बाद में क्या हुआ और हमें भी कुछ देखने को मिले। करण हंसे। तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। प्रियंका एक शादीशुदा औरत है। वो मुझ में कैसे इंटरेस्टेड हो सकती है? इसके अलावा मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। वो मुझे इनाम कैसे दे सकती है? शायद थोड़ी तारीफ की हो बस। ये सुनकर सब निराश हो गए।
कल रात के बाद क्या हुआ, इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सोचा था, जैसे खूबसूरत लड़कियों का हीरो पर फिदा होना, लेकिन पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं। विशाल ने हंसते हुए डांटा, चलो हटो तुम लोग बहुत टीवी देखते हो। हम जैसे लोग प्रियंका जैसे किसी को कैसे पा सकते हैं? क्या तुमने नहीं देखा कि आयुष उनके सामने कितना सम्मान दिखाता है? सब हंसते हुए चले गए। विशाल ने करण के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में पूछा, आयुष ने तुमसे कुछ कहा, जैसे तुम्हें भर्ती करने की कोशिश या कुछ और? करण हंसे, सेक्शन चीफ तुम उन्हें डांट रहे हो, लेकिन तुम भी वही सोच रहे हो। आयुष को मेरे जैसे सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत? उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए पीने के लिए बुलाया क्योंकि सीईओ मल्होत्रा ने मुझे गाड़ी चलाने को कहा था। कितना अफसोस। विशाल ने अफसोस के साथ आह भरी। आयुष चटर्जी परिवार में असली ताकतवर शख्स है और कहा जाता है कि वो भविष्य में परिवार का नेतृत्व कर सकता है। अगर वो तुम्हें पसंद करता तो तुम सचमुच कामयाब हो जाते। यहाँ तक कि अगर सीईओ मल्होत्रा तुम्हें महत्व देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हें अपना बॉडीगार्ड और ड्राइवर बनाएगी या मेरी जगह देगी, लेकिन ऊपर जाने की गुंजाइश सीमित है। करण हंसे, प्लीज़ सेक्शन चीफ मुझे कम मत आंको और टेस्ट मत करो। मुझे तुम्हारी पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पहले कहा था, मुझे पैसे की कमी नहीं है। मैं बस एक नौकरी चाहता हूं ताकि अपने परिवार को जवाब दे सकूं। अगर तुम मुझसे पूरे दिन काम करवाना चाहते हो तो मैं नहीं करूंगा। विशाल हंसे, मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहा था। तुम्हारे स्किल्स के साथ अगर सीईओ मल्होत्रा तुम्हें टीम लीडर बनाती और मुझे तुम्हारा डिप्टी, तो भी मैं तैयार हूं। हम सैनिक रहे हैं और हम असली काबिलियत वालों का सम्मान करते हैं। कल जैसी स्थिति में मैं डर गया था, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं डरे। वो वाकई बड़ी हिम्मत थी। करण ने मजाक किया, वैसे जैसा तुमने कहा, अगर मैं लड़ नहीं सकता तो भाग जाऊंगा। मैं यहाँ का स्थानीय नहीं हूँ तो मुझे किससे डरना है? विशाल हंसे, सीईओ मल्होत्रा ने आज सुबह मुझसे कहा कि वो हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को अलग से 10 करोड़ का इनाम देगी। मैं इसमें से कुछ नहीं लूंगा। तुम बस इसे रखो और सबको स्ट्रीट फूड स्टॉल पर डिनर और ड्रिंक्स के लिए ट्रीट दो और बात खत्म। करण हंसे, हमने साथ मिलकर लड़ाई की, अगर तुम कुछ नहीं लोगे तो मुझे बुरा लगेगा। विशाल ने कड़वी मुस्कान के साथ आह भरी, अगर तुम न होते तो मुझे कब का पीट दिया गया होता। तुमने मुझे बचाया, वरना मैं अपनी इज्जत खो देता और मैं अब टीम लीडर नहीं होता। मुझे पता है तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ऐसा ही करना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जल्दी बाहर आओ। करण विशाल के साथ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में चैट कर रहा था जब गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया। उसका लहजा उत्साहित था। क्या फिर से कोई मुसीबत खड़ी हो गई? विशाल ने सबको जल्दी से गेट पर इकट्ठा होने का नेतृत्व किया। केवल दूर से गेट पर लोगों का एक बड़ा समूह देखा। सबके दिलों में घबराहट थी, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे उनके चेहरों पर अजीब से भाव आए। गेट पर लोगों का ढेर पड़ा था, बेतरतीब और चेहरों पर चोट के निशान। वे स्पष्ट रूप से बुरी तरह पीटे गए थे और शर्मिंदगी के साथ सिर झुकाए गेट के कोने में लाइन बनाकर बैठे थे। करण ने करीब से देखा और हंस पड़ा। ये तो पंकज का गैंग था। विशाल ने भी लोगों को पहचान लिया और हंसने लगा, अरे ये तो मैनेजर पंकज नहीं है। आमतौर पर सूट टाई में, हर बाल अपनी जगह, आज ये चिड़ियाघर जैसा लुक क्यों? क्या डाकुओं से टकरा गए? पंकज ने दयनीय चेहरा बनाया। उसका चेहरा डर से भरा था। मैनेजर विशाल, मुझ पर मजाक मत उड़ाओ। मैंने अपनी गलतियां मान ली हैं। मैं यहाँ सीईओ मल्होत्रा से माफ़ी मांगने आया हूँ। क्या तुम प्लीज़ उन्हें मेरे लिए सूचित कर सकते हो? विशाल हंसे, कुछ दिन पहले वाला वो घमंडी चेहरा कहाँ गया? लगता है सचमुच कहा जाता है, 30 साल नदी के पूर्व में, 30 साल पश्चिम में। यहाँ इंतजार करो। विशाल सिक्योरिटी बूथ की ओर गया और व्यक्तिगत रूप से प्रियंका को फ़ोन करके मामले की सूचना दी। जल्दी ही प्रियंका नीचे आई। उनके साथ नए नियुक्त फैक्ट्री डायरेक्टर सरोज और कई नए प्रमोटेड डिपार्टमेंट हेड्स थे। दृश्य को देखकर प्रियंका को गुप्त रूप से संतुष्टि महसूस हुई। ये लोग पहले इतने परेशान करने वाले थे और अब उन्हें उनकी सजा मिल रही थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? पंकज खड़ा हुआ, प्रियंका को झुका और ईमानदारी से माफ़ी मांगी। सीईओ मल्होत्रा, मुझे माफ़ करना। हमने गलती की। हमें अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करके अपने फ़ायदे के लिए पैसा नहीं हड़पना चाहिए था। इस कार्ड में वो सारा पैसा है जो हमने सालों में हड़पा। हम इसे तुम्हें, सीईओ मल्होत्रा, वापस करना चाहते हैं। हमें सजा मिल चुकी है तो प्लीज़ हमें जाने दो। बाकी लोग भी एक एक करके खड़े हुए और प्रियंका को झुके। 20-30 लोग दो साफ लाइनों में खड़े होकर प्रियंका को झुककर माफ़ी मांग रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे जैसे, जब तक तुम सहमत नहीं हो हम उठेंगे नहीं। ये प्रदर्शन काफ़ी डरावना था। विशाल उत्साह से दौड़कर गया, कार्ड लिया और प्रियंका को सौंप दिया। प्रियंका ने शांतिपूर्वक कार्ड स्वीकार किया और गहरी आवाज में कहा, चूंकि तुम्हें सजा मिल चुकी है, मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगी। पिछली घटनाओं को खत्म मान लेते हैं।
लेकिन अगर तुमने फिर से फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री या इसके कर्मचारियों को निशाना बनाया तो मैं अब जितनी विनम्र हूं उतनी नहीं रहूंगी। पंकज ने जल्दी से भरोसा दिलाया, हम फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। प्रियंका ने ठंडे लहजे में कहा, यहाँ से निकल जाओ और रास्ता रोकना बंद करो। पंकज और बाकियों ने राहत की लंबी सांस ली, जैसे उन्हें माफी मिल गई हो, और जल्दी से भाग गए। रोड के किनारे खड़ी एक गाड़ी से जुंटू निकला। आज उसने कोई सनग्लासेस नहीं पहने थे, मुंह में सिगार नहीं था और उसका नेकलेस भी गायब था। जुंटू प्रियंका के पास गया, दोनों हाथों से अपना बिजनेस कार्ड सौंपा और विनम्रता से बोला, सीईओ मल्होत्रा, पहले जो हुआ उसके लिए माफी। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर भविष्य में कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करो और मैं अपनी पूरी कोशिश से मदद करूंगा। प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ कार्ड लिया और कहा, मिस्टर जुंटू, तुम बहुत विनम्र हो। पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे तो कुछ टकराव हो गया, कोई बात नहीं। तुम्हारी मदद के बिना हम इन कीटों से निपट नहीं पाते। कभी मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए ट्रीट करूंगी। जुंटू ने विनम्रता से कहा, नहीं नहीं सीईओ मल्होत्रा, तुम बहुत बिजी हो, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूंगा। अगर कुछ चाहिए हो तो बस एक कॉल कर देना। ठीक है। इसके साथ जुंटू ने राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के साथ उसका झगड़ा खत्म हो गया। प्रियंका का उसे ड्रिंक के लिए बुलाना, वो ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई मौका आए जहां वो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की कुछ मदद कर सके तो शायद वे एक साथ खाना खा सकते हैं और आगे जुड़ सकते हैं। अभी वो अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा है। बाकी सबके अपने ऑफिस लौटने के साथ विशाल ने कहा, सीईओ मल्होत्रा इन लोगों को दूसरों के लिए मिसाल बना रही हैं। लोकल लोग पूरी तरह काबू में आ गए हैं और भविष्य में कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। लगता है फैक्ट्री का माहौल बहुत बदलने वाला है। ये अच्छी बात है। करण हंसे, कीटों का सफाया हो गया और सबके फेवरेट डायरेक्टर सरोज वापस आ गए हैं। अब फैक्ट्री वाकई मेहनत से काम शुरू कर सकती है। विशाल ने सहमति जताई, सीईओ मल्होत्रा भले ही एक महिला हों लेकिन वो स्पष्ट रूप से काबिल हैं और उनके पास तरीके हैं। डायरेक्टर सरोज की मदद से फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री जरूर फलने फूलने वाली है। अरे, मुझे अब बेरोजगार होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे लगा था कि फैक्ट्री बिकने पर मुझे निकाल दिया जाएगा। जैसे ही करण बोलने वाला था उसका फोन बजा। शनाया की साफ आवाज फोन से आई, भाई तुम बिजी हो? करण ने हंसते हुए कहा, एक सिक्योरिटी गार्ड होकर मैं कितना बिजी हो सकता हूँ। मैं फ्री हूँ। शनाया हंसी, तुम एक बड़ी खूबसूरत लड़की का पर्सनल असिस्टेंट बन सकते थे, लेकिन तुमने सिक्योरिटी गार्ड बनना चुना और एक झुंड लड़कों के साथ घुलना मिलना। क्या तुम खुद को तकलीफ नहीं दे रहे? करण ने छेड़ते हुए कहा, कुछ लोग तो बहुत खुश हैं कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, है ना? शनाया हंसी, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दीदी इतनी आकर्षक हैं, कहीं तुम उनके जादू में ना आ जाओ। फिर मैं क्या करूँगी? करण ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? शनाया ने उत्साह से कहा, हमारी क्लास में गैदरिंग है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जरूर आना चाहिए। किसी और लड़के को उसे परेशान करने मत देना।